अस्सलाम वालेकुम। एक प्यारा सा कंप्लीट नावल आप सब के लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है सय्याद, राइटर फ़रा बुखारी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं कहानी की तरफ। मैंने बचपन में एक राजहंस पाला था। दूधिया सफ़ेद सा, लंबी गर्दन, सुनहरी चोंच, लंबे कुशादा उजले पर। मेरी आंखें इसकी दीद से खुलती और मेरा सारा दिन शाद गुजरता। इसके सर से इसकी गर्दन तक नरमी से हाथ सहलाते मैं अपनी पोरों का सुकून अपनी रूह के अंदर तक उतरता महसूस करता था। फिर एक दिन तेज़ तूफ़ानी बारिश में वो घबरा कर बाहर निकल भागा। मैं चीखता चिल्लाता रह गया, दूर तक इसका पीछा किया। इसे पकड़कर अंदर ही तो लाना था। मेरे हाथ का उस तक रसाई का सफ़र कुछ ऐसा तवील हुआ कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो तेज़ नोकेली बारिश इसे अधमुआ करके कीचड़ में लथपथ कर चुकी थी। मैंने किसी आस पे इसे उठाकर अपने हाथों में लिया। सोचा मैं इसे नहलाकर पहले जैसा कर दूंगा, पर वो कीचड़ ज़्यादा कहाँ हुआ था। वो तो जान की बाजी हार चुका था। उस दिन मुझे बारिश से नफ़रत हो गई और नफ़रत का ही साथ ताउम्र कायम रह सकता था कि अचानक मुझे तुम नज़र आ गई। यूँ तो तुम मुझे कभी अच्छी नहीं लगी। पार्क की घनी सरसब्ज क्यारियों की ओर से जब तुम्हें पहले पहल देखा तब, या फिर कैफ़े शहवार की सुरमई बालकनी से लटकता तुम्हारा आछी गुलाबी आंचल कि जिसके रेशमी तारों से कई रातों मेरी आंखों पर लहरा कर इसे नींद के हलकौरे दिए। काले ड्रेस में ऑफिस की सीढ़ियाँ उतर कर फुटपाथ पर चलती, या सुर्ख स्कार्फ में शाम को घर लौटते तुम्हारी नगमे बखेरती हंसी की ताक्कुब करती आवाज़। मैंने तुम्हारा हर रूप हज़ारों मरतबा हज़ारों बदलती शक्लों में तसव्वुर करके देख लिया, पर आज बरसती बारिश में सफ़ेद उजली शलवार कमीज़, भीगा सफ़ेद आंचल, बरसती बारिश में मुस्कुरा कर बाजू खोले भीगती हुई तुमने मेरी बरसों पुरानी नफ़रत को बस पलक झपकते में मोहब्बत में तब्दील कर दिया। मेरी राजहंसी लौट आई। मैंने जब जब तुम्हें देखा मैं दिल से मुस्कुराया, लेकिन मेरी आज की हंसी में किसी खोई हुई मता को पाने की खुशी भी शामिल थी। हाँ, ये तुम्हारा मुझसे घबरा कर भाग जाना, ये गुरेज कहीं मेरी जान ना ले ले। हमसे भागा ना करो। गज़ालों की तरह हमने चाहा है तुम्हें, चाहने वालों की तरह। तुम्हारा ख़याम। मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट नक्काश हैदर की चौथी मंगनी भी टूट गई। अमीना सरवर से तय पाने वाली 4 माह पे मुईत ये मंगनी भी बिलाखिर अपने अंजाम को पहुंची। सुहेल ने हंसकर अखबार दूर फेंका। अम्मारा ने कंधे उचकाकर खामोश रिस्पॉन्स दिया। बड़े लोग हैं भाई, इनकी तो रेपुटेशन पे भी असर नहीं पड़ता। यही देख लो, कल हजूरे वाला के नए ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब है और आज ऐसी खबर अखबार की जीनत बन रही है। आसिफ का लहजा बेयकीनी लिए हुए था। भाई मंगनी तोड़नी थी तो तकरीब के बाद तोड़ लेते। क्या पता लोग यही हंगामा खेजी देखने आ पहुँचे। ज़रीन ने पहली मरतबा गुफ्तगू में हिस्सा लिया और सब हंस पड़े। हंगामा खेजी तो मैडम कल की बात है, आज की बात करें। हमारा काम तो आज फाइनल हो जाना चाहिए। सुहेल ने अबरों से तायद चाही। जी सर। ज़रीन पहले घड़ी में वक्त देखा, फिर अपना मोबाइल चेक किया और सुहेल सर की तरफ मुतवज्जा हुई। हमारी इस खबर में दिलचस्पी की वजह भी हमारा हालिया कॉन्ट्रैक्ट है। तो अभी निकल रही हो? अम्मारा ने सवालिया अबरू उठाया। नहीं, आज तो बस मेरा ही काम रह गया। वो भी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में हो जाएगा। मैं बस कुछ देर तक निकलूँगी। फिर तो सीधे घर चली जाओगी? अम्मारा ने घड़ी देखकर अंदाज़ा लगाया, क्योंकि 4 बजे उनका ऑफ हो जाता था। हाँ, ऐसे ही करूँगी। दोबारा मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हो गई। यह ऑफिस था। सुहेल कुरैशी इवेंट मैनेजर थे, वही यहाँ के हेड भी थे। ज़री और अम्मारा इंटीरियर डिज़ाइनर थे, जबकि सोबिया और आसिफ किसी भी इवेंट के दीगर मामला देखते थे। उनके अलावा यहाँ चंद एक और वर्कर्स भी थे जो बतौर हेल्पर काम करते थे। नक्काश हैदर का नाम यहाँ चंद एक ने ही सुना हुआ था। ज़रीन तो अपने शहर की ऐसी किसी बड़ी शख्सियत के मुतालिक जानती भी नहीं थी। सुहेल साहब के तवस्सुत से मालूम हुआ कि उन्होंने अपने ऑफिस की एक ब्रांच अपनी साइट एरिया की फैक्ट्री की तरफ खोलने का फ़ैसला किया है और ऑफिस ओपन होने के बाद अब वहाँ एक इफ्तिताही तकरीब रखी गई थी। सुहेल ने मैनेजमेंट का ये कॉन्टैक्ट अम्मारा, ज़रीन और आसिफ को दिया था। ज़रीन मैनेजर थी। पिछले रोज़ तक तीनों जाकर वहाँ की सारी सेटिंग कर आए थे। आज अम्मारा और आसिफ का वहाँ कोई काम नहीं था। बतौर हेड ज़रीन को ही जाकर फाइनल मामला चेक करने थे। सुहेल सर से पता चला कि सोबिया और खावर ड्राइवर के साथ किसी रेस्टोरेंट के ओपनिंग सेरेमनी का ऑर्डर देने गए थे। ज़रीन ने भी अपनी मदद आपके तहत ये राइड बुक करवाई। कुछ ही देर में कार आ गई। वो फैक्ट्री ऑफिस की तरफ रवाना हो गई।
दिन के तकरीबन 2 बजे का वक्त था। उनकी अपनी ड्यूटी टाइमिंग भी 4 बजे तक थी। वो चश्मा बालों में अटका कर मोबाइल में बिज़ी हो गई। इसकी मंजिल ऑफिस से करीब 40-45 मिनट की दूरी पर थी। सफ़र अभी 20 या 25 मिनट जितना ही तय हुआ था कि कार एक झटके से रुक गई। ज़रीन ने चौंक कर सर उठाया। वो इस रोड पर पिछले 4-5 दिनों से जा रही थी। रास्ते से अच्छी खासी पहचान हो चुकी थी। चारों जानिब बेसाख्ता एक नज़र डालकर इसने ड्राइवर को देखा। क्या हुआ? मालूम नहीं। इसने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की। पेट्रोल तो ख़त्म नहीं हो गया? वो आगे को हुई। नो मैम, वो तो है। ड्राइवर कुछ शर्मिंदा सा दिखाई दे रहा था। इसने एक और बार चाबी घुमाकर स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाई। मैं ज़रा इंजन चेक करता हूँ। वो बेचारा घबराया सा बाहर निकल गया। ज़रीन खुद भी बाहर निकल आई। जुलाई का वो एक गर्म से कदरे मोतदिल दिन था। धूप की तेज़ी को हल्की गर्द ने ढांप रखा था। ड्राइवर ने कुछ देर तक हाथ मारे, फिर अंदर बैठकर दोबारा स्टार्ट किया, लेकिन बेसुध। ज़रीन ने बेचैनी से घड़ी देखी और शहर की जानिब से आती एक कार करीब आकर रुक गई। कोई प्रॉब्लम? नौजवान ने इस्तफसार किया। स्टार्ट नहीं हो रही। ड्राइवर ने ही जवाब दिया। किसी मैकेनिक को बुलवा लो। इसने मशवरा दिया तो ड्राइवर ने सर हिला दिया। फिर उसने सवालिया एक नज़र ज़रीन पर डाली। आपको कहीं छोड़ना हो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। आप आगे जा रहे हैं। ड्राइवर इस भले आदमी की कार के नज़दीक हुआ। इन्हें अगले चौक से बस थोड़ा ही आगे जाना है। मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। कार वाले ने बताने के दौरान ज़रीन को भी देखा। ड्राइवर भी ज़रीन को देख रहा था। मैम, क्या आप इनके साथ जाना चाहेंगी? मैं ऑलरेडी लेट हूँ। ज़रीन ने भी ठान लिया था कि आज की फ़ाइनल तैयारी देखकर ही घर जाएगी। उसने ड्राइवर को पेमेंट करके उसका चेहरा देखा। उसने मुतमईन अंदाज में सर इस बात में हिलाकर रकम जेब में रख ली। ज़रीन दूसरी कार की तरफ बढ़ गई और फ्रंट डोर खोलकर आगे ही बैठ गई। आदमी काफ़ी माकूल और मैच्योर लग रहा था। इसे पीछे बैठकर ख़ुद को गैर महफूज ज़ाहिर करना मुनासिब नहीं लगा। आपको बिला वजह ज़हमत उठानी पड़ी, माजरत चाहती हूँ। कार और एसी की ठंडक ने ज़रीन पर बड़ा खुशगवार तासुर छोड़ा। कोई बात नहीं, मैं इसी तरफ ही तो जा रहा था। ज़हमत कैसी? इस अजनबी ने कार मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा दी। 20-25 मिनट का सफ़र अभी भी बाकी था। ज़रीन भी एक फार्मल मुस्कुराहट के बाद सामने देखने लगी। आगे किसी रिहायशी आबादी की तरफ जाना है आपको? अजनबी ने एक नज़र डालकर सवाल किया और सामने देखने लगा। नहीं जी, मुझे आप चौक के बाद सड़क किनारे ही उतार दीजिएगा। ज़रीन को उसे वजाहत देने लगी, जिस पर अजनबी नरमी से मुस्कुराया। अंदाज में एक ठहराव सा था। मैं लोकेशन नहीं पूछ रहा, यूं ही जानना चाह रहा हूँ कि इस जानिब क्या घर है आपका? क्योंकि आगे तो बस एक ही रिहायशी कॉलोनी है और वो भी बहुत कम आबाद हुई है अभी। ओह सॉरी। वो अपनी उजलत पर शर्मिंदा सी हंस दी। जी नहीं, घर तो पीछे शहर में है। इस तरफ तो मेरा काम है। काम? कुछ हैरान हुआ। लेकिन इस तरफ तो कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी नहीं है। अंदाज कुछ शौक सा था। ज़रीन ने उसके लतीफ़ अंदाज पर तो कुछ देर गौर किया। थोड़ी देर बाद हंसी। अपनी कम फहमी पर ख़ुद को कोसा भी। वो बात समझने के मामले में ऐसी डफर थी। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। वाकई? फिर तो हैरत है। इसने मुस्कुराकर अबरू उचकाया। ज़रीन ने गौर किया। बहुत डैशिंग था। ऊंचे उठे हुए उल्टी मांग के बाल, क्लीन शेव, घनी भवें और पेशानी किसी हीरो जैसी आगे को उभरी हुई थी। इसका साइड पोज बहुत दिलकश था। आपने चौक से किस तरफ जाना है? ज़रीन को ख्याल आया कि चौक तक का इलाका ही आबाद है, बल्कि दाएं बाएं को जाते रास्ते भी पुररौनक हैं। एक बस सामने को जाता रास्ता ही रफ्ता रफ्ता वीरान होता जा रहा है। ये नौजवान शायद मुरव्वत में इसे आगे तक ले जाए। मुझे भी चौक से सीधा ही जाना है। इसने सहूलत से फ़ौरन ही बताया। आप भी किसी काम से जा रहे हैं या घर से इस तरफ? ज़रीन इसकी कमगोई से पुरएतमाद हुई। बेला वजह बेतकल्लुफ़ होने वालों में से नहीं लग रहा था। मुझे मिलना है किसी से, उसने संजीदगी से जवाब दिया। और आप? इसे कुछ ख्याल आया। मेरा मतलब है, आप वापसी पर क्या करेंगी? वापसी पर भी राइड बुक करवा लूँगी। अब हमेशा तो बैड लक से वास्ता नहीं पड़ जाता ना। वो मुस्कुराई तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं वैसे शहकार ग्रुप के न्यू ऑफिस जा रही हूँ। इस मरतबा ज़रीन ने खुद ही बता दिया कि अजनबी ने अगर सीधे रोड पर ही जाना था तो इसे वो सड़क किनारे इसी कंपनी के ऑफिस पर ड्रॉप करने वाला था। बिला वजह सस्पेंस रखना कुछ ठीक नहीं था। सही सही, इसने मतानत से सर हिलाया। तो आप वहाँ काम करती हैं? जी नहीं, ऐसी ही। अपनी किस्मत कहाँ? बेसाख्ता हंस पड़ी, जिस पर अजनबी ने इसे हैरत से देखा। एक्चुअली यहाँ इनका नया ऑफिस खुला है और कल इसकी ओपनिंग सेरेमनी है। मैं इस कल वाली तकरीब के इवेंट मैनेजर हूँ। आज बस इसी सिलसिले में फ़ाइनल तैयारियाँ चेक करनी है। अच्छा, माशाअल्लाह, बड़े नफीस काम से वास्ता है आपका। इसने एक सत्ताईशी नज़र ज़रीन पर डाली। मैं आर्ट से न सिर्फ लगाव रखता हूँ बल्कि आर्टिस्टों व कदरदान भी हूँ।
थैंक्स, आप तो खैर लगते भी हैं नफीस मिजाज। मुझे हैरत इस कंपनी के मालिक पर है, मिजाजन ऐसा सरफिरा सा बंदा मालूम नहीं ओपनिंग सेरेमनी को इतने आर्टिस्टिक अंदाज में कैसे सेलिब्रेट कर रहा है। ये शहकार ग्रुप का मालिक। इसने अबरू जोड़कर ताज्जुब से इस्तफसार किया। जी जी, इसी की बात कर रही हूँ। आप नहीं जानते इसे? वो ताज्जुब से सवाल कर रही थी, और हालांकि एक हफ़्ता पहले तक ख़ुद भी बिल्कुल नहीं जानती थी। आज तो इसके पास चटपटी ख़बरों समेत इस मालिक के मुतालिक खासा मवाद था। तभी ख़ुद को बड़ा ही बाखबर ज़ाहिर किया, जबकि अजनबी ने कंधे उठाकर सरनफी में हिलाया। मुझे तो नाम भी नहीं मालूम। नक्काश हैदर को कौन नहीं जानता? इसने भोलपन से आंखें फैलाईं। लें, आज तो हर अखबार में इसी की खबर छपी है। क्यों, गुजर गया क्या? वो हैरत से ज़रीन को देख रहा था और वो ऐसे अंदाजे पर ज़ोर से खिलखिला दी। आप तो कुछ भी नहीं जानते, इतनी आसानी से नहीं गुजरते ऐसे लोग। मुझे तो कोई बड़ी ढीठ मखलूक लगता है। सोचें ज़रा, 4 मंगनियाँ टूट चुकी हैं मोहतरम की, 4। वो पूरी आंखें फैलाए माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी। बताएं भला, क्या भरोसा ऐसे शख्स का? और इसे छोड़ें, मुझे तो हैरत उन 4 बेवकूफ़ लड़कियों पर है। ऐसे बंदे का भरोसा भी कैसे कर लेते हैं? कमाल है भाई। दौलत का 4 मौका। अजनबी ने सरगोशी करते अंदाज जाहिर किया, जिस पर ज़रीन ने भरपूर अंदाज में सर हिलाया। बस यही तो मार खा जाता है ज़माना। पैसा पैसा पैसा। हाँ खैर, हम कौन होते हैं किसी की ज़ातियात में घुसने वाले? ये सामने ही है ना ऑफिस? अजनबी ने सड़क के किनारे दिखाई देती एक इमारत की तरफ इशारा किया। जी जी बिल्कुल यही है, देखिए ना जी। बातों में पता ही नहीं चला। वो हंस दी। अजनबी ने कार सड़क किनारे रोक दी। थैंक यू। सॉरी, मैंने तो अभी तक आपका नाम भी नहीं पूछा। मुझे वैसे ज़रीन एहसान कहते हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुश्किल में मेरे काम आए। आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। वो कार से निकल चुकी थी और इस वक्त खिड़की पर झुकी अलविदाई कलमात कह रही थी। इसने ज़ेर लब मुस्कुरा कर जेब से अपना कार्ड निकाला। ये दुनिया बड़ी चालबाज है, लेकिन आप बहुत मासूम हैं। यकीन नहीं आता तो ये देख लीजिए। उसने हाथ बढ़ाकर अपना कार्ड ज़रीन की उंगलियों में फंसाया और कार आगे बढ़ा दी। नक्काश हैदर, ऑनर ऑफ शहकार ग्रुप ऑफ कंपनीज़। आंखें फाड़े कार्ड को देख रही थी। हैरत से मुंह भी खुल गया। गश खाकर गिरने का मुकाम था ये। ज़रीन ने बड़ी मुश्किल से ख़ुद को संभाला। दूर जाती कार को देखकर इसके अल्फाज जहन में दोहराए। इसे वाकई लोगों की पहचान ना थी। 4 मंगनियाँ तोड़ने वाला कैसा शरीफ बना बैठा था। तो ऐसे होते हैं ठग, जो सूरत से पहचाने भी नहीं जा सकते। हाय ज़रीन, तुम्हारे जैसे गधी इस पूरे आलम में ना होगी। कैसे तो एक अजनबी के आगे पूरा मुंह फाड़ दिया। क्या ज़रूरत थी मोहल्ले की खाला खबरी बनने की? 20 मिनट का सफ़र था, ज़ुबान को लगाम नहीं दे सकती थी? वो माथा पीटती ऑफिस की तरफ बढ़ गई, और अब इसे समझ में आ गया कि नक्काश कहाँ गया था। यहाँ से कुछ मील दूर इसे ऑफिस की फैक्ट्री साफ दिखाई दे रही थी। वो अपनी फैक्ट्री की तरफ गया था। मैंने पहाड़ों की तरफ परवाज़ की। मुझे चांद को छूना था। मैं बेखतर नदी में कूद गया, क्योंकि इसके शफाफ पानी में झिलमिल करता चांद मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। मैं न जाने और भी क्या कुछ कर गुजरता कि चांद मेरा इश्क था। इसके उजले रूप को तख्ते में सारी रात आंखों में गुजार सकता था। लेकिन चांदनी का ऐसा भरपूर हाला तो मैंने आसमान पर चमकते चांद का भी कभी नहीं देखा। उस रोज़ तुम्हारे हसीन रुख से निकलती शुआओं ने तो मेरी आंखें खीरा कर दी। तुम कितनी हसीन हो मेरी चांदनी। तुम्हारी कशिश मेरे कदमों को खींचकर तुम्हारे करीब ले गई। और जानती हो, मैंने पहली मर्तबा इस गुलाब की महक को अपने अंदर उतारा, और ऐसे उतारा कि मेरे जिस्म और जान भी महक उठे। तुम्हें गुलाब कहता हूँ तो कभी चांदनी, कभी शबनम में नहाई लगती हो तो कभी सितारों से ताबनाक। तुम तो बस तुम ही हो। हाय, ज़रीन ने पर्स मेज़ पर रखते मुस्कुरा कर सोबिया को हाई किया था। अभी आई हो? सोबिया ने ऐनक उतार कर गर्दन के बल सीधे किए। हाँ बिल्कुल, अभी अभी। क्यों? सुहेल सर से नहीं मिली? अरे बहन, अभी तो आई हूँ, अब जाऊँगी। तो फ़ौरन जाओ, तुम्हारा पूछ रहे हैं बार बार। सोबिया ने अंदर की जानिब इशारा किया। जाती हूँ, फ़ौरन अंदर बढ़ गई। आओ भाई आओ। इसके हल्का सा झांकने पर ही सुहेल ने हाथ के इशारे से अंदर बुला लिया। गुड मॉर्निंग सर। वो उनका अच्छा रवैया देखकर सामने बैठ गई। वैसे भी सुहेल कुरैशी बहुत दोस्ताना मिजाज के थे। सभी वर्कर्स यहाँ बहुत सहूलत महसूस करते थे। मॉर्निंग तो भाई तुम्हारी गुड होने वाली है। वो इसे देखकर मायने ख़ेज़ी से मुस्कुराए थे। ज़रीन ने चौंक कर देखा। जी सर। ये देखो। उन्होंने एक दराज से निकाल कर उसके सामने रखा। ये क्या है सर? तुम्हारा काम यकीनन बहुत अच्छा रहा होगा। तभी नक्काश हैदर ने अपने सिटी ऑफिस की रीएनोवेशन कराने का कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हें दे दिया।
रियली? इसकी चीख नुमा आवाज़ निकली तो सुहेल भी हंस पड़े। यस, और तुम्हें आज ही काम पे जाना है। उनकी सेक्रेटरी कॉल आई थी, बता रही थी बॉस ने अगले हफ्ते बाहर जाना है। अभी इन दिनों चूँकि वो फ्री हैं तो ख़ुद डिस्कस करना चाहते हैं। खुद? ज़रीन ने घबरा के कहा। उनसे अपनी पहली मुलाकात तो इसे जब भी याद आई। इसने खुद से भी नज़रें चुरा ली थी। पता नहीं इन्हें ज़रीन को हायर करने का ख्याल क्यों आया था। क्या ख्याल है, इस काम के लिए साथ किसको लगाना चाहोगी? सुहेल सर अपने हिसाब किताब देख रहे थे। हाँ, वो चौंक कर सीधी हुई। सर मैं आज तो खुद ही मिलाती हूँ, देखती हूँ, फिर काम की नौयत जान कर कुछ तय करूँगी। अच्छा सही है, और तुम अभी निकल जाओ। यहाँ के तमाम काम मैं अम्मारा से कह देता हूँ। जी सर, थैंक यू। वो इजाज़त लेते बाहर निकल आई। एक लंबा सा गहरा सांस फ़ज़ा में छोड़ते ख़ुद को हिम्मत पर आमादा किया। नक्काश हैदर से दूसरी मुलाकात में माजरत तो करनी ही थी, साथ ही मज़ीद बोंगियाँ ना मारने का अहद भी खुद से कर डाला। कम इन मैम, स्मार्ट सी लड़की ने नर्म पेशावर मुस्कुराहट से नवाजते हुए इसे अंदर आने का इशारा किया। वो अपनी जगह से उठी तो दिल की धड़कन बुरी तरह बेरब्त हो चुकी थी। लड़की ने हल्का सा दरवाज़ा खोलकर इसके लिए रास्ता छोड़ा। ज़रीन ने धड़कनों के शोर को कुछ और बढ़ता महसूस किया। अल्लाह जाने क्या पेश आने वाला है कि गर्दान सर में मुस्तकिल बैठ चुकी थी। नक्काश हैदर बुक रैक के सामने खड़े एक फ़ाइल पढ़ रहे थे। ज़रीन के सामने खड़े एक फ़ाइल ज़रीन की जानिब उनकी पोछ थी। वो कुर्सी के करीब आकर भी खड़ी ही रही। मोहतरम जान तो चुके थे पीछे कोई कमरे में आ चुका है, लेकिन देखने की हिम्मत नहीं की थी। उसने गला खनकारने की कोशिश की, अंदर से आवाज़ कोई नहीं निकल पाई। वो चुप ही खड़ी रही। तभी नक्काश फ़ाइल बंद करके उसकी तरफ पलटे। ओह, हैव अ सीट प्लीज़। वो इसे खड़े देखकर सख्त नादिम हुआ। जी, वो मरी हुई आवाज़ में कहते कुर्सी पर टिक गई। रास्ते भर सोचती आई थी, हेलो कहे, सलाम करे, गुड मॉर्निंग, आखिर कैसा आगाज़ ले। पर हुआ क्या था, जी से आगे ज़ुबान ही नहीं खुल पा रही थी। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? वो इसे देखकर बड़े बदशाश अंदाज में मुस्कुरा रहा था। ज़रीन बस नफ़ी में सर हिला पाई। सारा बोझ इस पिछली मुलाकात का धरा था वजूद पर। फेस तो करना था और इसी को करना था। बस जो बोलना है बोल दीजिए। वो अंदर ही अंदर ख़ुद से फ़ाइट कर रही थी। क्या हुआ ज़रीन, आप कुछ अपसेट हैं? इसने जैसे अचानक नोटिस किया। ज़रीन नफ़ी में सर हिलाने लगी। अच्छा, इस मरतबा नक्काश ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई तो अंदाज में एक सुकून और ठहराव था। कोहनी इसने कुर्सी के बाजू पर टिकाकर 2 उंगलियां अपने लबों पर रखकर पुरसोच अंदाज में ज़रीन को देखा। मुस्कुराहट को होठों में ही दबाया। कुछ लम्हे खामोशी से बीत गए। नक्काश भी मज़ीद कुछ नहीं बोला तो ज़रीन को मज़ीद घबराहट हुई। इसने सर उठाकर नक्काश की तरफ देखा। आंखों में घबराहट तो थी ही, एक सवालिया सा तासुर भी था, जैसे खामोशी से परेशान हो। कोई ऐसा सवाल सोच रहा हूँ जिसका जवाब दाएं बाएं या ऊपर नीचे सर हिलाकर ना दिया जा सके। इसने भी बिना पूछे खामोशी की वजाहत कर दी। इस मरतबा ज़रीन को हंसी आ गई, जिसे इसने जगह माहौल देखते अगले ही लम्हे छुपा भी लिया। तो यानी एक मरतबा फिर राइड बुक करवाएं, फिर वो राइड ख़राब भी हो जाए ताकि मैं लिफ्ट दे सकूं, सिर्फ इसलिए कि ज़रीन एहसान अपनी नेचुरल हंसी और बातें वहीं कहीं किसी सड़क किनारे भूल आई हैं। वो बहुत ही धीमे और ठहरे लहजे में बात कर रहा था। सर, मैं उस दिन के लिए माजरत चाहती हूँ। उसने ज़ुबान तो खोली पर लहजा बिल्कुल ही रो देने वाला था। उस दिन की बातों पर कहने को भला क्या था उसके पास सिवाय सख्त शर्मिंदगी और पछतावे थे। ज़रीन, मैंने आपको माजरत वगैरह के लिए नहीं बुलवाया। नक्काश के लहजे में हल्की सी नाराज़गी थी। ज़रीन मज़ीद घबरा गई। सॉरी सर, हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। हाँ, वो कुछ सोचकर हल्का सा मुस्कुराया और इसे अपने ऑफिस के नई कलर स्कीम के मुतालिक बताने लगा। वो इसे ध्यान से सुनने के साथ इस ऑफिस को हैरत से देख रही थी, जिसे नई लुक देने की बिल्कुल ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। अब वो आराम से डिस्कस कर पा रही थी, क्योंकि नक्काश इससे सिर्फ आज के काम पर बात कर रहा था। इसने ज़रीन के लिए चाय मंगवाई तो बातों का तसलसल रुक गया। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ ज़रीन? वो इसे बगौर देख रहा था। वो चौंकी, हल्का सा सर हिलाया। जी। लोगों में मेरी मंगनियाँ टूटने पर क्या राय पाई जाती है? सॉरी सर, मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में दखल देने का कोई हक़ नहीं था। मैं माफ़ी चाहती। वो एक रवानी से बस शुरू हो चुकी थी। बस बस बस। नक्काश ने चाय का कप रख कर बाकायदा हाथ जोड़ दिए। अब मैं आपसे बिल्कुल कुछ नहीं पूछूंगा, इसलिए आप बस चुप करके मुझे सुनिए। और हाँ, इसने गुस्से से देखा। बिल्कुल चुप करके, ओके? इसने दुबक कर सर हिलाया और नीचे देखने लगी। नक्काश ने इसके झुके सर को मुस्कुरा कर देखा और गला खनकार कर कहना शुरू किया। सिमा, आप मेरी पहली मंगेतर थी, मेरी बचपन की क्लासमेट थी। हमारी एक दूसरे से काफ़ी सालों बाद मुलाकात हुई।
मेरा स्टेटस अब पहले से बहुत हाई हो चुका था। जब मेरे वालिद और चचा एक साथ काम करते थे, बिज़नेस इस वक्त भी बहुत अच्छा था, क्योंकि हम शुरू से ही बहुत सहूलियात में पले हैं। मेरे माजी में तंगी और माली मजबूरियों का कोई बाब नहीं। हाँ, लेकिन जब चचा और बाबा का बिज़नेस अलग हुआ तो मेरे वालिद की किस्मत को 4 चांद लग गए और उनके बाद मैं ही इकलौता वारिस था। और बाय लक इसे मज़ीद उरूज मिला। खैर, तो बात हो रही थी सिमाब की। इसने मुझसे दूसरी मुलाकात में जब ये कहा कि वो मुझे स्कूल के दिनों से चुपके चुपके बहुत पसंद करती है, तो मेरे लिए शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि मेरे लिए वो एक काम क्लास फेलो रही थी। और ऐसी न्यूज़, बहरहाल इसके खामोश जज्बे को मैंने बहुत कदर की नज़र से देखा और हमारे बीच मोहब्बत, फिर मंगनी का रिश्ता कायम हुआ। हमारी शादी होने वाली थी। इससे पहले ही चंद दूसरे बचपन के साथियों से कुछ ऐसे हकाइक पता चले जिन्होंने मुझे हिला कर रख दिया। सिमाब ने तो कभी मुझसे मोहब्बत वगैरह की ही नहीं थी। इसकी पसंदीदगियाँ कुछ और रही थीं। इसने मुझसे मेरी अमारत से मरूब होकर झूठ बोला था और उसने ये बात तस्लीम भी कर ली। बस फिर ऐसा दिल टूटा कि वो रिश्ता तो ख़त्म हुआ ही, अगली मंगनी भी अम्मी की पसंद से कर ली। और ज़री मैं एक मंगनी की तफसील में जाकर आपको बोर नहीं करना चाहता। हर तजर्बे ने यही साबित किया कि किसी को भी नक्काश हैदर से नहीं, सिर्फ इसकी दौलत अमारत से गर्ज थी। मेरा भी कुछ ऐसा जहन बन चुका था कि अपनी होने वाली पार्टनर से चेक करना मेरा मामूल बन गया। शायद यही मेरी कोताही रही। शायद मुझे शादी के हवाले से इतना टची नहीं होना चाहिए। अम्मी कहती हैं, कोई मतलब से नज़दीक आए भी तो सही, तो परवाह मत करो, बाद में असली मोहब्बत भी हो ही जाती है। हो सकता है वो ठीक कहती हूँ, लेकिन मैं अपनी हसासियत का क्या करूँ। मुझे प्योर हार्ट की तलाश है। इसी चक्कर में अपनी रेपुटेशन भी ख़राब किए जा रहा हूँ। लेकिन सर, आपकी पर्सनैलिटी तो माशाल्लाह बहुत आइडियल है। क्या वाकई सब दौलत की वजह से रिश्ता जोड़ना चाहती थी? ज़रीन को सोचकर हैरत हुई कि नक्काश तो देखने में बिल्कुल हीरो टाइप था। इस पर तो लड़कियां मर मिट सकती थीं। हाँ, नहीं, चारों तजर्बात बिल्कुल एक जैसे तो नहीं थे। कुछ फाइनेंशियली ख़ुद भी मजबूत थीं, लेकिन उनकी मोहब्बत भरी धौंस नेमत कम, जहमत ज़्यादा थी। प्यार करने का मतलब अगले को ख़रीद लेना तो नहीं होता। बात करते कुछ जज्बाती सा हो गया। जी सर, आई एम सॉरी। हम लोग वाकई बस ज़ाहिरी ख़बर को देखते हैं। वो नज़रें झुकाए आहिस्ता से फिर माजरत कर बैठी। फिर ये सोचकर फ़ौरन मौजू तब्दील किया, कहीं माजरत पर नक्काश को फिर से गुस्सा ना आ जाए। सर, मैं कुछ आइडियाज़ शेयर करूँगी। रूम की डेकोर से मुतालिक वो मेरे ऑफ़िस की पीसी। आपको क्या लगता है ज़रीन, मैंने आपको वाकई ऑफ़िस की डेकोर के लिए बुलाया? सीट से टेक लगाए दाएं बाएं झूल रहा था। ज़रीन ने बुरी तरह चौंक कर सर उठाया। दिल खिफ़्फ़त से भर गया। वो बस खामोशी से उसे देखे गई। दुनिया मुझ पे बहुत बातें करती है, हाँ, लेकिन पीठ पीछे मुझे यहाँ वहाँ से पता चल जाती हैं और बहुत दुख होता है, बल्कि डिप्रेशन भी। यूँ मुंह पे खुली तनकीद पहली मर्तबा सुनी। वो हल्का सा मुस्कुराया और पहली मर्तबा आई। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि इतना अच्छा लगा कि आपके एक एक जुमले को मैंने बारहा जहन में दोहराकर हर मर्तबा खूब इंजॉय किया। और मुझे आपसे दोबारा मिलना था, इसीलिए बहुत सोचने पर मुझे आइडिया सोचा। ओह, अब मैं सुहेल सर को जाकर क्या बताऊंगी? इसने इतनी लंबी बात के आखिर में अपनी तशवीश भी फौरी जाहिर कर दी, जिस पर नक्काश ने पहले तो इसे गौर से देखा, एक ज़ोरदार कहकहा लगाया। सो स्वीट ऑफ यू। वो हंसता चला गया। आप में यही फितरी अंदाज़ आपकी पर्सनैलिटी की ब्यूटी है। और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है मैडम। वो आगे को हो बैठा। मैंने जो सोचा वो आइडिया, यह कोई बहाना नहीं। आप वाकई मेरे ऑफिस को रेनोवेट कर रही हैं, लेकिन सर, ऑफिस तो पहले ही इतना प्यारा है। आप सिर्फ मुलाकात के लिए इतना ढेर सारा खर्चा बिल्कुल ना करें। मैं तो ऑफिस में कुछ भी कह दूंगी, कोई टेंशन की बात नहीं। इसने हाथ लहराकर बेफिक्री का इशारा दिया। ऑफिस तो खैर ज़रूर सेट होगा। 1 हफ्ते के कॉन्ट्रैक्ट में पूरी 7 मुलाकातें बनती हैं, और इस कीमत पर ये छोटा सा ऑफिस तो क्या, पूरी बिल्डिंग रेनोवेट की जा सकती है। मायने खैजी से मुस्कुराते इस मरतबा खुलकर इजहार कर गया, और ज़री फौरी तौर पर कोई भी रद्द-ए-अमल देने में नाकाम रही। खाली खाली नज़रों से बस देख ही गई। तो बताइए, कल से काम शुरू करना है या आज से? जी, मैं बताऊंगी आपको। घबरा कर उठ खड़ी हुई। मैं इंतज़ार करूंगा आपकी तरफ से राब्ते का, क्योंकि मेरा नंबर तो कई दिनों से आपके पास है। अब तो आपके नंबर का अपने पास आने का शिद्दत से मुंतज़िर हूँ। जी जी, वो फ़ौरन पलट गई। दिल आते हुए कुछ अलग खदशात की बिना पर धड़क रहा था, और जाते हुए कमबख्त किसी की नज़रें इसका लहजा हौला देने को काफ़ी थी। मसूद साहब को किराया देना है, फ़ायज़ा ने करीब से गुजरते इत्तलाई अंदाज में कहा, और आगे बढ़ गई। लेकिन ज़री गुमसुम बैठी थी। इसे तो भाभी के करीब से गुजरने का भी पता नहीं चला था। नहीं देना चाहती तो साफ साफ इनकार कर दो, बहाने सोचने की ज़रूरत नहीं है। फ़ायज़ा दूसरी मरतबा गुजरी तो ज़री ने चौंक कर सर उठाया।
भाभी के लहजे की नागवारी का पहली मर्तबा एहसास हुआ। जुमला इस बार भी सुनाई नहीं दिया था। सॉरी, मैंने सुना नहीं। आप क्या कह रही थी भाभी? वो सख्त शर्मिंदा सी उनके पीछे आई। लो जी, बहाने से भी बात आगे ही निकल चुकी। फ़ायज़ा ने हाथ नचाया। मैडम ने सुना ही कुछ नहीं। आई एम सॉरी, मैं कुछ सोच रही थी। आप प्लीज़ बताइए ना, क्या कहा था? मसूद साहब का किराया। फ़ायज़ा ने ज़ोर देकर दोहराया। इस मरतबा तुमने देना है और तुमने ही देना है। और ये तो हो गए ना 25,000, बाकी के 15 मेरे हाथ पर रखने हैं। ख़बरदार जो भाई को दिखाई भी। हद हो गई। खुद अपने ऑफिस के लिए तो अच्छे अच्छे कपड़े बराबर तैयार रखती हो। तुम्हारे भाई ने मेरा और बच्चों का मासियों जैसा हुलिया बना रखा है। क्या फ़ायदा तुम्हारी 40 की इमदाद का? इधर बहन साहिबा ने दिए, उधर भाई ने जेब में डाल लिए। वो अपनी आदत के मुताबिक बोलने पर आई तो बोलती ही चली गई। ज़री खामोशी से कमरे में आई। सुहेल सर ने पिछले काम की पेमेंट इसे आज ही की थी। इसने 40,000 निकाल कर फ़ायज़ा के हाथ पे रख दिए। ना बहन, फ़ायज़ा ने गिनने के बाद सर उठाया। ये किराया वराया मेरे हाथ पे मत रखना। ये इसने गिनकर 15,000 अलग करते बाकी रकम ज़री को थमा दी। मसूद साहब को किराया खुद दे कर आओ। तुम्हारा भाई तो फैसलाबाद गया है, कल वापस आएगा। और बता रहा था कि मालिक मकान बार बार कॉल कर रहा है। जी मैं दे आती हूँ। वो बावजूद शदीद थकावट के भाभी से बहस करने के बजाय बाहर निकल गई। मसूद साहब का घर 2 दरमियानी गलियों से निकलते मेन रोड के दूसरी जानिब था। कुछ ही देर में रकम इन्हें देकर वापस आ गई। कितनी देर से लेटना चाह रही थी पर घर में सुकून कहाँ था। वो शोर मचाते बच्चों के दरमियान से गुजरती अपने कमरे में आ गई। 3 कमरों के इस मकान में इसके हिस्से में स्टोर आया था। बड़े दिनों दोनों कमरे भाभी के तसर्रुफ में थे और वो स्टोर रूम के कमरा बनाए जाने पर भी नाराज़ दिखाई देती थी कि फ़ालतू सामान के लिए छत पर जाना पड़ता है। वो तो शायद ज़रीन को फ़ालतू सामान की तरह छत पर डालना चाहती थी। वो ही छत पर अकेले रहने से डरती थी। तभी स्टोर रूम को अपनी छोटी सी जन्नत बना लिया। बेड पर लेटी वो एक बार फिर मुकम्मल गायब दिमाग थी। नक्काश हैदर ने आज जो कुछ कहा वो इसी पर लगातार सोचे जा रही थी। बड़ी देर सोचने के बाद इसने मोबाइल ओपन करके नक्काश को हाई भी लिख दिया ताकि उसका इंतज़ार ज़्यादा तवील ना हो, और मुस्कुरा कर करवट बदल ली। अब देखते हैं नंबर मौसूल होने पर मोहतरम क्या करते हैं। कभी यूँ होता है जाने बहार के घर बैठे अचानक मुझे घुटन सी सवार हो जाती है और ऐसे कि घर से बाहर निकाल कर ही दम लेती है। मैं उकताया बेजार सा बाहर आता हूँ तो पता चलता है कैसी नादान है मेरी अकल और कितनी दानिश है मेरे दिल के पास। जो यूं ही तो नहीं घबराया था, वो मुझे तड़प कर बाहर निकाल लाया, क्योंकि यहीं कहीं आसपास से तुम गुजर रही थी। मेरा दिन संवर गया, मेरी रात सुहानी हो गई। मुझे तुम्हारी दीद का एक और ख़ूबसूरत नज़ारा मिल गया जिसे सोचते मेरा वक्त कुछ और हसीन कटेगा। हम तेरे शौक़ में यूं ख़ुद को गंवा बैठे हैं जैसे बच्चे किसी त्यौहार में गुम हो जाएं। तुम्हारा ख़याम। बहुत खूबसूरत जगह है। वो मरूब नज़रों से इधर उधर देख रही थी। ऐसे ख्वाबनाक माहौल में किसी खूबरू पार्टनर के साथ डिनर का तस्वर भी ख्वाब जैसा था। ज़रीन की चमकती आँखों में जो एक फितरी सी खुशी झलकती थी। नक्काश को एक मुद्दत से इसकी तलाश थी। वो यहाँ कई लड़कियों के साथ आ चुका था, लेकिन तकरीबन हर एक ने यही शो किया जैसे हम तो आदी हैं ऐसे माहौल में जीने के, और फिर एहसान जिताने जैसा अंदाज़ कि हाँ अगर तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो तो ये हमारा हक़ है। जबकि वो झल्ली सी लड़की बार बार चारों जानिब देखती, खिलखिला कर नक्काश को देखते एक ही जुमला बोलती, मैंने ऐसे रेस्टोरेंट बस टीवी ड्रामों में देखे हैं। मैंने सुना है यहाँ प्लेट में इतना सा चटनी जितना कुछ रख देते हैं और इसका हज़ारों में चार्ज करते हैं। वो सरगोशी के अंदाज में आगे हुई और नक्काश ने कहकहे को आसपास के माहौल की वजह से जबरन रोका। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वो खुश हुई। फिर तो आज का बिल मैं दूंगी। क्यों? वो ताज्जुब से देखे गया। वो सर ने आज मेरी सैलरी बढ़ा दी। अब मैं ऑफिस के असिस्टेंट मैनेजर भी हूँ, तो इस खुशी में ट्रीट दूँ अगर। वो अपनी हसीन आँखों से नक्काश को देखते इसके दिल में घर कर गई। आज नहीं। वो भी इसकी एक्टिंग करते भोलपन से सर नफ़ी में हिलाने लगा, क्योंकि आज की ट्रीट हमारी दोस्ती की खुशी में है। ओके, लेकिन आपको मुझसे ट्रीट लेनी पड़ेगी, वो भी मेरी मर्ज़ी की जगह। सर के बल हाजिर होंगे जनाब। वो सीने पर हाथ रखकर थोड़ा सा झुका। ज़री हंस पड़ी। आज इसके कॉन्ट्रैक्ट का 7वां और आखिरी रोज़ था। इस काम में ज़री और सोबिया के साथ नवीद नामी लड़का भी शामिल रहे थे। नक्काश के ऑफिस की रेनोवेशन टाइम के अंदर मुकम्मल हो गई थी। इस दौरानिए में ही नक्काश और ज़री एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आए थे। नक्काश ने अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार कर दिया था।
زرین کا حسن بے مثال بھی یوں تو اسیر کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن یہ معصومیت اور سادگی اس پر سوا تھے۔ کل تم نہیں آؤ گی آفس، میرا دن کیسے گزرے گا؟ دن تو ویسے ہی گزرے گا جیسے ان 7 دنوں سے پہلے گزرتا تھا۔ وہ مسکرا کر پاستہ کھانے لگی۔ سچ کہو زرین، کیا واقعی ان 7 دنوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ نقاش کے دل کی تمام کیفیات اس لمحے اس کی آنکھوں سے عیاں تھیں۔ زرین کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس نے کانٹا واپس رکھتے نقاش کی طرف دیکھا تو چہرے پر لہجے میں کسی قدر سنجیدگی سی طاری تھی۔ نقاش، مجھے دوستی سے انکار نہیں۔ اچھی مخلصانہ دوستی کی کب کسے چاہ نہیں ہوتی؟ ہاں، بس ذہن ملنا سب سے پہلی شرط ہے۔ نہ ایج، نہ سٹیٹس، نہ جنس، نہ ذات پات، دوستی ہر قید سے آزاد ہے۔ ہاں، ہمارے معاملے میں لڑکا لڑکی کا فیکٹر ذرا ایسا ہے کہ خیالات بھٹک سکتے ہیں، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہم ایک دوسرے کو صرف دوستی کے عہد میں باندھ لیں؟ لیکن کیوں زرین؟ وہ دبا دبا سا احتجاج کر بیٹھا۔ صرف دوستی کیوں؟ میں پسند کرنے لگا ہوں تمہیں، ساتھی بننا ہے تو جیون ساتھی کیوں نہیں؟ اس نے بے اختیار زرین کا ہاتھ تھام لیا۔ آئی ایم سوری نقاش۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، لیکن میں اپنا دل ٹوٹنے سے ڈرتی ہوں۔ دل کیوں ٹوٹے گا زرین؟ وہ جوش جذبات پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ میں رشتہ مانگوں گا تمہارا اور پھر وہ رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ زرین نے بے ساختہ ایک آہ بھر کر کہا تو نقاش کو بات پلے پڑی۔ اس نے خاموشی سے ایک نظر زرین کو دیکھا اور تھک کر پیچھے ٹیک لگا لی۔ اس نے تو سوچا تھا حیثیت کا فرق زرین کے حصول کی راہ کو آسان بنا دے گا۔ وہ بس ایک مرتبہ زرین کے بھائی یا ماں باپ سے اس کا ہاتھ مانگے گا، اور وہ اتنی بڑی شخصیت کو بھلا انکار کیسے کرے گی؟ لیکن یہاں تو زرین کو ہی گلے تھے۔ ایسا نہیں ہوگا زرین، تم نہیں جانتی کہ اب سے پہلے مجھے کیسی پارٹنر ملی۔ لڑکیاں میرے ساتھ کے لیے مری جاتی تھیں۔ میں ذرا سا مسکرا دیتا تو کیا کیا مطلب نکالنے لگتی، منتیں کرتی کہ ہمیں اپنا لو، بس کسی طرح اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ سے مخلص نہیں تھیں؟ یار سمجھو میری بات۔ لڑکی میں انا ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے جو اسے پہل کرنے سے روکتی ہے۔ حالانکہ محبت کا ایک طوفان ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن وہ اسے چھپا کر رکھنے کا ہنر جانتی ہے۔ لیکن جس طرح یہ لڑکیاں مکھیوں کی طرح بھن بھناتی تھیں، وہ صرف ایک مقصد، ایک گول تک پہنچنے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اب یہی دیکھ لو، تم اپنے تحفظات کا کھل کر اظہار کر رہی ہو۔ پچھلی 4 بار کسی لڑکی نے بھی کبھی ایسا نہیں پوچھا کہ اس سے پہلی منگنی میں نے کیوں توڑی، یا اگر توڑی تو یہ بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ لیکن کوئی سوال نہیں کیے، کیونکہ انہیں جلد از جلد میرے نام کی انگوٹھی پہننے میں دلچسپی تھی، اور وہ سب کی سب لالچی بھی نکلیں۔ زرین نے جاننے کے انداز میں سے دیکھا۔ دیکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ لالچی تھی۔ اب اچھا معیاری زندگی، خوشحال پارٹنر کسے نہیں چاہیے، لیکن اس طرح پیش آنا کہ مجھے لگے سوائے اس دولت کے مجھ میں اور کوئی خوبی نہیں، بہت تکلیف دہ بات تھی۔ تو اگر مجھے بھی دولت کا لالچ ہوتا تو ہم اس وقت بحث نہ کر رہے ہوتے۔ خود فرمائیے میڈم کہ اس وقت میں آپ کو منانے میں لگا ہوں، جبکہ ایسی نوبت میری پوری لائف میں کبھی نہیں آئی جب میں نقاش حیدر ایک لڑکی کی منت سماجت کرنے میں لگا ہوں کہ میرا پروپوزل قبول کر لو۔ اچھا، ویسے مذاق کی بات نہیں ہے نقاش، ابھی بھی سنجیدہ تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ شادی اپنے جیسے اسٹیٹس کے بندے سے کرنی چاہیے۔ میرا ماحول تو آپ سے بہت مختلف ہے۔ میں ایسی ہائی سوسائٹی میں بہت عجیب نہیں لگوں گی؟ چاہے ساری دنیا کو عجیب لگے، میری بلا سے دنیا سے لینا ہی کیا ہے؟ مجھے میرے گھر میں زرین چاہیے، جسے دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، جو میرے دل کا سکون ہے، میری کل عالم ہے۔ اب کیا لکھ کر سمجھاؤں کہ مجھے جیسی لڑکی چاہیے تھی وہ تم ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ کھسیا کر ہنس پڑی، لیکن اتنی بھی جلدی مت کریں، کچھ تو وقت دیں، یہی بس مہینہ بھر۔ بالکل نہیں دوں گا۔ وہ اسے لاڈ بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، کہیں جو زیادہ وقت دے دیا تو تمہیں میری خامیاں نظر نہ آنے لگیں، اور یہ رسک میں بالکل نہیں لوں گا۔ وہ اب شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ اچھا مان جائے نا پلیز، وعدہ کرتی ہوں 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس نے اپنا سفید نازک ہاتھ خود ہی آگے بڑھا دیا، جسے نقاش نے مسکرا کر تھام لیا۔ اوکے، مان لیا، کیونکہ زرین نے پہلی بار کچھ مانگا ہے۔ تھینکس نقاش۔ صرف تھینکس سے کام نہیں چلے گا، وعدہ کرو اس 1 ماہ کے دوران مجھ سے دور نہیں چلی جاؤ گی۔ دوستی کا رشتہ تو ہے نا؟ جی بالکل۔ پلکیں میچ کر وہ شوخی سے مسکرائی۔ ہینڈ بیگ زرین نے کندھے سے لٹکایا اور دونوں باہر آ گئے۔ نقاش نے اس کے لیے کار کا فرنٹ ڈور کھولا۔ اس کا ارادہ تھا وہ گھر سے کافی پہلے ہی اتر جائے گی۔ بھیا بھابھی کو کچھ دنوں تک خود ہی بتانا چاہتی تھی، اس دوران کسی کا کار سے اترتے نکلتے دیکھ لینا کچھ مناسب نہیں تھا۔ کار اس وقت سگنل پر رکی ہوئی تھی، سرخ بتی ابھی بھی جلی تھی۔ نقاش کی کار اس سگنل کی سب سے پہلی کار تھی۔ اچانک بائک کے سامنے ایک کار آ کر رکی، پھر ایک بائک آ کر رکی، اور بائک سوار نے زور زور سے گیئر مارنے شروع کیے۔ سر پر ہیلمٹ رکھا ہوا تھا، آنکھوں کے سامنے کا شیشہ اونچا کر کے
इसने घूर कर ज़रीन को देखा। बाइक की आवाज़ अभी तक गूंज रही थी। नक्काश ने ताज्जुब से पहले इस लड़के को फिर ज़रीन को देखा तो इसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो गहरे गहरे सांस लेते सामने देख रही थी। दोनों हाथों से इसने अपने कपड़े के हैंडबैग को भींच रखा था। ज़रीन, नक्काश ने उसके हाथ पे अपना हाथ रखा तो बुरी तरह उछली। बाइक वाले ने शीशा आंखों पे दुरुस्त करते बाइक स्टार्ट की और भगा ले गया। सिग्नल की हरी बत्ती भी जल उठी थी। इस तरह मत जाएं प्लीज़। ज़रीन ने इसके स्टीयरिंग पे रखे हाथ को रोका। उनका रुख भी चूँकि इसी जानिब था जहाँ वो लड़का गया था, इसीलिए ज़रीन ने मिन्नत की। और नक्काश ने पिछली ट्रैफिक की वजह से बिना किसी सवाल जवाब में पड़े कार को सामने के रोड पे डाला और अब वो इस जगह से बहुत दूर आकर एक रिहायशी कॉलोनी का टर्न लेते एक पुरसकून रोड पे कार रोके से देख रहा था। क्या बात है, कौन था वो लड़का? मैं नहीं जानती। वो नीचे देखते अपने नाखून खुरच रही थी। प्लीज़ ज़रीन, मेरे अंदर पहले ही बहुत से सवाल उठ रहे हैं। अब तुम और पहेलियाँ मत बुझवाओ। बताओ क्या मामला है, बताओ ज़रीन। इसने दोबारा ज़ोर दिया और इस मरतबा उसने अपना मोबाइल ओपन करके इसके सामने रख दिया। नक्काश ने हैरत से मोबाइल उठाया। ज़रीन ने व्हाट्सएप का इनबॉक्स खोल कर इसे दिखाया था। नक्काश पीछे ले जाते शुरू से देखने लगा। लंबे लंबे मोहब्बत भरे मैसेज नक्काश ने पूरी तवज्जो से पढ़े। फिर हैरत से ज़रीन को देखा। कौन है ये ख़याम? तुम जानती हो इसको? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानती कि ये कौन है। हाँ, लेकिन इतना अंदाज़ा ज़रूर है कि कहीं आस पास ही रहता होगा, क्योंकि वो हमेशा मुझे देख लेता है। अलबत्ता मुझे आज तक अपने आस पास किसी पे ऐसा शुबा नहीं हो सका। लेकिन ये बाइक वाला लड़का, इसका घूर घूर कर मुझे देखना, बिला शक व शुबा वही था। लेकिन ये तो बहुत ख़तरनाक है। तुमने भैया भाभी को नहीं बताया? नहीं, कैसे बताऊं? इसी जॉब की वजह से तो इनके यहाँ टिकी हुई हूँ। भाभी तो समझेंगी काम ना करने का बहाना है। लेकिन ये तो सरासर रिस्क है और तुम इस मामले को बहुत आम ले रही हो, जबकि लड़का तो अजीब जनूनी सा लगता है। तो क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। घर से निकलते डर भी बहुत लगता है, लेकिन निकले बगैर चारा भी कोई नहीं। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई ज़रीन। वो इसे बगौर देख रहा था। लड़का जनूनी तो है पर बहुत ख़ास भी है, कुछ शायराना से मिजाज का, बहुत जज्बाती किस्म का। इसके अल्फाज बहुत खूबसूरत हैं। तो तुम? वो कहते कहते रुक सा गया। मेरा मतलब है, तुम्हारा कभी दिल नहीं पिघला? आई मीन 3 माह से वो मुतवातर ये मैसेज लिख रहा है। तुम्हारा दिल नहीं चाहा कभी देखो कौन है तुम्हारा दीवाना, कैसा है? बिल्कुल नहीं। ज़रीन ने सख्ती से सर नफ़ी में हिलाया। मैं अपने दिल में ऐसी कोई गुंजाइश निकालती ही नहीं हूँ। मेरे अंदर खुशफहमियाँ तो कहीं बहुत बाद में पैदा होती होंगी। वहम और शकूक सबसे पहले सर उभारने लगते हैं। मैं तो अपनों की अच्छाई पर भी माथा सकोड़ लेती हूँ कि मुझ पर यह मेहरबानी आखिर क्यों? किसी अजनबी पर भरोसा करने का तो सवाल ही नहीं उठता। वाकई। नक्काश पहली मर्तबा हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं अभी भी इस अजनबियत का शिकार होकर बैठा हूँ। सॉरी। इसने हल्की सी नाक सुकेड़ कर एक कान की लौ को टच किया। नक्काश ने कार स्टार्ट करके दोबारा रोड पर डाली। तो तुमने क्या सोचा हुआ था इस खप्ती के बारे में? मुझे तो सच्ची ऐसा लगता था कि जवाब नहीं दूंगी तो खुद ही जान छोड़ जाएगा। लेकिन अजीब आदमी है। 3 माह हो गए, कोई बदलाव नहीं आया। इसका भी क्या कसूर? नक्काश ने एक तिरछी नज़र मुस्कुरा कर ज़रीन पर डाली। परिस्तान से आई परी लगती हो तो कभी आसमान से उतरी हूर का गुमान होता है। दीवाने आखिर करें भी तो क्या? उफ खुदाया, आप पर भी असर हो गया, खिलखिला दी। अच्छा, वैसे मजाक के अलावा तुम्हें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ऐसे मामला को इग्नोर कर देना बाद में खुदा न खास्ता पछतावे का बाइस बन जाता है। एहतियात पसंदी आपको हादसात से दूर करती है, यह हकीकत है। जी। वो भी लब भींचे से संजीदगी से सुन रही थी। ज़रीन, ये शादी हाल के लोकेशन है। यहाँ से तुम्हें अकेले निकलना होगा। अम्मारा के घर से ये हाल बहुत कम फासले पर है। वो तुम्हें डायरेक्ट वहीं मिलेगी। मैंने उसे तो आने से मना कर दिया। ओके सर। ज़रीन सर हिलाते मोबाइल देखने लगी, फिर अपने मोबाइल पर लोकेशन ऑन करती। जी सर, समझ गई, मैं फिर निकलती हूँ। वो उठ खड़ी हुई। सोबिया और आसिफ सुबह सवेरे वो काम वाले लड़कों को लिए एक पार्टी इवेंट ऑर्गेनाइज करने चले गए थे। ऑफिस वैन आज उनके पास थी। ज़रीन मोबाइल पर राइड बुक करवाते बाहर निकल आई। फुटपाथ पर खड़ी दाएं बाएं से किसी कार के नज़दीक आने की मुंतज़िर थी जब एक बाइक बिल्कुल नज़दीक आकर रुकी। राइट मैडम, लड़के ने बाइक रोक कर कहा तो वो हैरान हैरान नज़रों से देखे गई। लड़के ने हेलमेट पहन रखा था, आंखें तक दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन मैंने तो कार मंगवाई है, बाइक नहीं। क्या फ़र्क पड़ता है मैडम? बाइक चलाने वाला अगर कोई अपना हो तो चले जाना चाहिए। इस मर्तबा इसने चेहरा थोड़ा इसके नज़दीक करके मायने ख़ेज़ी से कहा तो वो चंद उल्टे कदम लेते पीछे हुई, फिर दौड़कर वापस बिल्डिंग के अंदर चली गई। जल्दी से नक्काश को कॉल मिलाई, इसे सारी बात बता दी। मैं अब बाहर कैसे निकलूँ नक्काश? अगर कार वाली राइड भी आ गई तो ये मेरा पीछा कर सकता है।
नहीं नहीं ज़रीन, अभी बिल्कुल बाहर मत निकलो, बल्कि तुम वहीं रुको, राइड फ़ौरन कैंसिल करवाओ, मैं खुद आता हूँ। नहीं नक्काश, आप प्लीज़ ख़ुद को किसी मुश्किल में मत डालें, मैं सर सुहेल से बात कर लेती हूँ। किसी से कुछ मत कहो, मेरा वेट करो, इसने कहकर कॉल काट दी और वो ऊपर ऑफिस में वापस जाने के बजाय वहीं बिल्डिंग के रिसेप्शन एरिया में बैठ गई। नक्काश की कॉल करीबन 20 मिनट बाद आने लगी और इसने जब बाहर बुलाया तभी ज़री वहाँ से निकली। सब ठीक है? नक्काश ने तशवीश से इसे देखा। जी जी, दोबारा कोई ऐसी बात नहीं हुई। पहले भी कभी ऐसा हुआ? उसने लोकेशन पूछकर कार आगे बढ़ा दी। नहीं नक्काश, पहले तो बस यही मैसेज वगैरह ही आते थे। जब से आपसे मिलना हुआ इसे भी शायद पता चल गया, पिछले कुछ दिनों से ऐसे मैसेज आ रहे हैं। इसने मोबाइल ओपन करके सामने किया तो नक्काश ने एक नज़र डाली। मैसेज काफ़ी मुख्तसर, 2 टोक हो चुके थे। जिस रोज़ हम रेस्टोरेंट गए इसने लिखा कि जो कुछ तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है, अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ। नक्काश गहरी सोच में डूब गया, लेकिन तबसरा कोई नहीं किया। ज़रीन को इसकी बताई जगह पर छोड़ा। ज़रीन ने कहा कि वापसी पर वो अम्मारा के साथ जाएगी। कदरे मुतमईन सा वापस लौट गया। ये ज़रीन ने ताज्जुब भरी आंखों से नक्काश को देखा। उसने इसकी तरफ जो चाबी बढ़ाई थी वो लामहला एक कार की चाबी थी। ये क्या है? क्यों? तुम्हारे लिए, तुम्हारी अपनी ज़ाती कार। नहीं नक्काश जी, ये मैं नहीं ले सकती, प्लीज़ ज़रीन, ये वक्त की ज़रूरत है, बिला वजह फॉर्मेलिटी मत पढ़ो, हम दोस्त हैं ना। वो सब ठीक है नक्काश जी, लेकिन भैया भाभी को क्या जवाब दूंगी? और वो भी प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से हो रही है। नक्काश ने नथने फुला कर इसे देखा तो ज़रीन मज़ीद हैरान रह गई। मैं समझी नहीं। अरे यार, मैं तो आज ही प्रपोज़ करने को तैयार हूँ, तुमने ही 1 महीने के लिए रोक दिया, तो बताओ मैं तो फिर ऐसी किसी हल की तरफ जाऊँगा ना। और देखो ज़रीन, मुझसे पूछो तो ये जॉब वगैरह भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं। तुम्हारी सारी मुश्किलात का हल मेरे पास मौजूद है। एक बार मेरा प्रपोज़ल कबूल तो करो, तुम्हें दुनिया की हर। प्लीज़ नक्काश, प्लीज़ बस कर जाएं। ज़रीन इसको सुनते बहुत ज़ब्त करके बैठी थी, लेकिन अब इसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। वो अपने आंसू रोकती वहाँ से उठकर बाहर आ गई। नक्काश इसे आज भी एक रेस्टोरेंट ले आया था, एक बड़े 5 स्टार होटल के ओपन एरिया में बना। ये एक बहुत ही उम्दा रेस्टोरेंट था जिसकी बैक पर स्विमिंग पूल और पार्क बना हुआ था। शाम की रोशनियाँ जल चुकी थीं। वो अंदरूनी कैबिन से निकलकर बाहर पूल के किनारे आ गई। क्या हुआ ज़रीन, मैंने ऐसा क्या कह दिया? वो इसके पीछे आया, तब भी हैरान था। ज़रीन का ऐसा रद्द अमल समझ से बाहर था। सॉरी, अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगी। सॉरी मत कहें नक्काश, क्योंकि आपको तो ये भी नहीं पता कि मुझे कौन सी बात बुरी लगी। इसका लहजा खफा खफा सा था। अच्छा ठीक है, यहाँ आओ, आराम से बात करते हैं। वो इसे नज़दीकी बेंच की तरफ ले आया। अब बताओ क्या हुआ? वो इसे महवियत से तक रहा था। मेरे वालिद एक अच्छी सरकारी नौकरी करते थे। मुख्तसर फैमिली थी, इसलिए बचपन में अगर बहुत ऐश नहीं देखी तो तंगी भी कभी नहीं देखी। बाबा ने मांगने से पहले हर फरमाइश पूरी की, इसलिए मुझे मांगना कभी आया ही नहीं। और पता है नक्काश, ऐसे बंदे के लिए जीना बड़ा ही मुश्किल होता है। हमारे यहाँ जीने के असूल ऐसे बना दिए गए हैं कि अगर ज़रूरत है तो मुँह से खुद फूटो, तभी मिलेगा। और इसी हिसाब से हमारी गैरत, हमारी अना धीरे धीरे मार दी जाती है। अम्मी बाबा के बाद जब मुझे भैया भाभी के पास रहना पड़ा तो पता चला कि बिना मांगे तो आपको रोटी भी कोई नहीं देता। भाई सगा होता तो शायद समझ में आता। सौतेले रिश्तों में फासले के साथ साथ एक सख्ती, रूखापन भी होता है जिसे चाह कर भी मिटा नहीं सकते। भैया चाहते थे कि मैं बिल्कुल इसी तरह रहूं जैसा भाभी चाहती हैं, क्योंकि भाभी का घर है और मैं यहाँ रहम खा कर रखी गई हूँ। तभी मैंने ख़ुद कमाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने कहा ना, मुझसे मांगा नहीं जाता। और मैं ये नहीं कहती नक्काश कि जो बातें आप कर रहे हैं वो आपका एहसान है या हमदर्दी, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी कोई माली फ़ायदे का जिक्र करे बड़ी चोट लगती है। हो सकता है आज आपके ऑफ़र्स को मैं कदर की निगाह से देखते आपका साथ कबूल कर लूँ, लेकिन कल को यही आप ताना दें कि तुम्हारी अपनी हैसियत तो 40-50 हज़ार कमाने जितनी थी, यहाँ तक तो मैंने पहुँचाया, तब क्या नक्काश? तब तो मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊँगी ना। आई एम सॉरी ज़री, मैंने बात में काफ़ी ज़्यादा कह दिया। मेरा मकसद अपनी अहमियत जिताना नहीं था। एक शख्स मुझे हरास कर रहा है नक्काश, और आपको लगता है चूँकि आपके पास दौलत है तो इसी में मेरी प्रॉब्लम का हल है। क्या दौलतमंद हरास नहीं होते? वो ख़ुद को कैसे बचाते हैं? ओके बाबा, सॉरी ना। नक्काश बुरी तरह शर्मिंदा हो चुका था। इसका ऐसी लड़की से वाकई अब तक पाला नहीं पड़ा था। ज़री में एक अना, एक गैरत थी और वो इसकी शख्सियत पर खूब सजती थी। नक्काश ने इसे मुस्कुराकर बहुत मोहब्बत से देखा। बिलाशुबा ज़री ही वो लड़की थी जिसकी इसे तलाश थी और इसे वो किसी कीमत पर नहीं खो सकता था। लेकिन ज़री, मकसद भी तो तुम्हें ख़तरे से बचाना है। तुम ही बताओ ऐसी सूरत हाल से कैसे बचा जा सके? मुझे लगता है मुझे ख़याम से बात करनी चाहिए। बात? ख़याम से? वो चीख उठा।
ये कैसा हल है? वो लड़का तो पागल है, इससे बात करके क्या हासिल होगा? बात तो करनी पड़ेगी नक्काश, वरना अगर आप समझते हैं कि इस दीवाने से दूरी में बेहतरी है तो इसका हल कार में आना जाना तो हो ही नहीं सकता। इसके लिए तो फिर शहर ही छोड़ जाना चाहिए। बाकी अगर मैं आपकी बात मानकर आपका प्रपोज़ल कबूल कर लूँ तो शादी के बाद भी क्या गारंटी है कि वो जुनूनी बाज आ जाएगा, कहीं वो पहले से बढ़कर ख़तरनाक ना हो जाए। तो क्या सारी ज़िंदगी मैं घर में बंद रहकर बैठ जाऊँगी? लेकिन बात करने का रिस्क लेना। नक्काश तो सुनकर ही अपसेट हो गया, इससे क्या हासिल होगा? नक्काश, जब हम ख़तरे को देखकर आगे ही आगे दौड़ लगा देते हैं ना तो वो हमारे पीछे पड़ जाता है और आखिरकार हमें आ ही लेता है। जबकि बेहतरी इसी में कि बजाय दौड़ लगाने के एक ही मरतबा इस ख़तरे को बहादुरी से फेस कर लिया जाए। आप मुझे एक बार ख़याम से मिलने की इजाज़त दें। मैं इसे सुनना भी चाहती हूँ और समझाना भी। बाकी इससे मुलाकात के लिए जो भी एहतियाती तदाबीर आप अख्तियार करना चाहें आप कर सकते हैं, ताकि वो मुझे कोई नुकसान ना पहुँचा सके। थैंक्स ज़री, तुमने फ़कत इजाज़त इस्तेमाल करके मेरे प्रपोज़ल की कबूलियत का इशारा दिया है। नक्काश हल्का सा मुस्कुराया तो ज़री भी हंस दी। इस लम्हे पार्क की नीम सुनहरी सी रोशनी में ब्लैक तारों वाली जालीदार ड्रेस और हमरंग दुपट्टे में सेहरंगेज़ हूर लग रही थी। नक्काश मबहूत बैठा देखता ही रहा, न जाने हसीन परी कब इसकी हो पाएगी। नक्काश जी, ये सिर्फ इशारा नहीं है, मुझे आपका प्रपोज़ल दिल से कबूल है। हाँ, बस पब्लिक में अनाउंस करने में चंद एक दो रुकावटें हैं, एक बार वो ख़त्म हो जाएं तो। थैंक यू सो मच ज़री, मुझे भी फ़िलहाल अपनी हद तक ये यकीन दहानी चाहिए थी। और सच कहूँ तो यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। पब्लिक अनाउंसमेंट तो एक फॉर्मेलिटी है। ओके, तो फिर मैं ख़याम से कुछ ऐसे तरीके से बात करती हूँ कि इससे शक भी ना हो और मिलने के लिए तैयार भी हो जाए। हाँ, बस बहुत मोहतात रहना। जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। इसने पल के मौन कर न सिर्फ नक्काश को तसल्ली दी बल्कि अपनी हिम्मत भी आप बंधाई। नक्काश और वो कुछ देर तक इसी मामले की बारीकियों पर गौर करते रहे ताकि ख़याम से मुलाकात हर लिहाज से महफूज और कामयाब साबित हो सके। इसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा। आसमां पे चांद पूरा था मगर आधा लगा। आप क्या चाहते हैं? ज़री ने गहरा सांस छोड़ते बहुत हौसला करके कांपते हाथों से लिख ही दिया। इस वक्त वो अपने स्टोर रूम नुमा कमरे में अकेली लेटी हुई थी। रात के 10 बजे का अमल था। वो ख़याम की तरफ से किसी मैसेज का इंतज़ार कर रही थी। बिना इसके पहल किए अपनी तरफ से मैसेज लिख देना इसे मशकूक बना सकता था। वैसे भी रात के वक्त इसकी जानिब से एक आध मैसेज का आना मामूल की बात थी। तभी इसका इंतज़ार आएगा नहीं गया। ख़याम की तरफ से शेर लिखा हुआ आया तो इसने कुछ देर का वक्फ़ा देकर अपनी तरफ से जवाब लिखा। हैरत है तुम भी ये सवाल पूछोगी, जबकि तुमसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता कि ख़याम क्या चाहता है। इंसान कभी भी किसी को जानने का दावा नहीं कर सकता। ज़रीन ने एक दुखी सी तस्वीर उसके पास ही भेज दी। क्या मतलब? इस बार ख़याम हैरान हुआ। आप जैसा खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करने वाला शख्स अगर किसी दिन हरासा कर सकता है तो कैसे भरोसा हो सकता है किसी का? ज़रीन ने मज़ीद लिखा, जिस पर ख़याम कुछ शर्मिंदा सा हो गया। सॉरी ज़रीन, मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारा उस नक्काश हैदर से मिलना जुलना मैं कैसे बर्दाश्त करूं? आप गलत सोच रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। झूठ मत बोलो ज़रीन, तुम इससे मिलती हो, ये कैसे मुमकिन है कि बात कोई भी नहीं है? ख़याम को गुस्सा आने लगा। मैं सच कह रही हूँ, उन्होंने मुझे तो अपने काम के लिए हायर किया है। ज़रीन ने नक्काश के मशवरे के मुताबिक इसे लिख भेजा। अच्छा। ख़याम को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखे। कुछ देर वो बिला वजह उंगलियां चटखाता रहा, फिर कुछ ख्याल आने पर लिखना शुरू किया। ज़रीन, आज तुमने पहली बार मुझसे बात की है तो इसकी क्या वजह है? पहले मैं आपसे डरती नहीं थी, बस खामोशी से आपको पढ़ लिया करती थी, लेकिन जब से आपने धमकी भरे मैसेज भेजना शुरू किए हैं मुझे आपसे डर लगने लगा है। फिर इस दिन आपने बाइक पर सामने आकर मज़ीद अपसेट कर दिया। मुझे लगा मुझे आपसे बात करनी चाहिए। मैं मेहनत करके कमाती हूँ, रोज़ाना घर से निकलना पड़ता है, कम अज़ कम आपसे इज़्ज़त की तवक्को करती हूँ। सॉरी ज़रीन, बस मुझे गुस्सा आ गया था। फिर आप अपना चेहरा भी छुपा कर रखते हैं। मैं आसपास हर शख्स को खौफ भरी नज़रों से देखती हूँ। ये कैसी मोहब्बत है आपकी कि जिसे आप इतना चाहते हैं उसे खुद से खौफज़दा कर रखा है? सॉरी। ख़याम बुरी तरह नर्वस हो चुका था। ज़रीन की 3 माह की खामोशी का इसने वाकई नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया था और आज वो फट पड़ी थी। सॉरी ज़रीन, मैं वादा करता हूँ आइंदा कभी तुम्हारे रास्ते में आकर तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, लेकिन देखो मेरी एक शर्त है। शर्त? वो क्या? मुझसे एक बार मिलो, बस एक बार, कहीं भी, किसी पार्क में, किसी कैफ़े में, बस एक बार तुम्हें सामने बिठाकर जी भर कर देखूँगा। ये तो बहुत मुश्किल शर्त है। उसने कुछ देर सोच कर लिखा। प्लीज़ इनकार मत करो, मैं कैसे यकीन दिलाऊँ, मैं बिल्कुल बेज़रर इंसान हूँ। जी, जब आप सिर्फ शायरी करते थे तब मैं भी यही समझती थी।
اچھا بابا معاف کر دو، میں نے کہا نا آئندہ کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی، لیکن بس ایک بار میری بھی بات مان لو۔ اچھا میں سوچ کر کل بتاتی ہوں۔ زرین نے موبائل آف کر دیا، سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا تھا، اب اسے اگلے روز نقاش کو بتانا تھا۔ اچھا یہاں تک تو واقعی زبردست ہو گیا، پر آگے؟ نقاش نے ساری چیٹ پڑھ کر زرین کو دیکھا۔ نقاش کی کالے شیشوں والی کار نے آج اسے ایک ایونٹ سے پک کیا تھا۔ زرین نے ہی اسے سمجھایا تھا کہ خیام اس کے گھر یا آفس والی سائٹ پر منڈلاتا رہتا ہے، اس لیے آئندہ نقاش اسے وہاں سے کبھی پک نہ کرے۔ دونوں اس مرتبہ بجائے کسی پبلک ریسٹورنٹ میں ملنے کے بجائے نقاش کے ایک سائٹ آفس میں مل رہے تھے۔ آج اس کو اوکے لکھ دوں گی، اور جیسا آپ نے ایک کیفے کا کہا وہاں ملاقات کر کے اسے سمجھانے کی کوشش بھی کروں گی۔ اس کو کوئی شک تو نہیں ہوا؟ نہیں نقاش، ملنے کی بات تو ہوئی ہی اس کی طرف سے ہے۔ میری کوشش بھی آخر تک یہی رہی کہ کسی طرح وہ خود یہ بات کرے، اور جواب کے لیے وقت بھی میں نے مانگا، لیکن میں ابھی بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ صحیح ہوگا؟ پتہ نہیں، دل تو میرا بھی ڈر رہا ہے۔ زرین نے گہرا سانس کھینچا۔ تو پلیز مت ملو یار۔ نقاش ایک دم جذباتی سا ہو گیا، جس پر زرین مسکرا دی۔ مجھے خیام پر تو بالکل بھروسہ نہیں، نہ خود پر زیادہ اعتماد کہ میں کیا کروں گی۔ مجھے آپ پر دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر یقین ہے، آپ مجھے کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ تمہارے اس یقین پر تو نقاش کی جان بھی قربان۔ میں انشاءاللہ تم پر آنچ بھی آنے نہیں دوں گا۔ میں اور میرے آدمی آس پاس ہی رہیں گے اور پوری نظر رکھے ہوئے ہوں گے۔ تمہارے آس پاس کی 3 ٹیبلز پر میرے ہی آدمی ہوں گے، لیکن اگر اس نے کوئی اور کیفیٹیریا بتایا تو بھی کوئی پرواہ نہیں۔ تمہیں تو وہ جگہ بتائے گا ہی، تم فوراً مجھے بتا دینا، میں اپنے آدمیوں کو وہاں بھیج دوں گا۔ مقصد تو تمہارے ارد گرد رہنا ہے نا؟ جی بالکل، سمجھ گئی۔ اور اب میں اسے یس لکھ رہی ہوں۔ اس نے موبائل نکال کر خیام کو ملنے کی حامی بھر لی۔ نقاش کا دل کچھ عجیب سے خیالات کی وجہ سے بہت بھاری سا ہو رہا تھا، لیکن وہ زرین سے اس کا اظہار نہیں کر پایا۔ اس کا جواب آ گیا نقاش۔ زرین کی جوش بھری آواز نے نقاش کو چونکایا۔ اس نے موبائل اس کے سامنے کر رکھا تھا، جس میں خیام نے ایک ریسٹورنٹ کا نام اور پتہ بھی لکھ بھیجا تھا۔ ٹائم؟ نقاش نے استفسار کیا، اور زرین نے سر ہلاتے فوراً ٹائپ کرنا شروع کیا۔ آج 5 بجے۔ اس نے سر اٹھا کر انفارم کیا، اور نقاش نے انگوٹھا اٹھا کر ڈن کا اشارہ دیا۔ نقاش کی پریشانی کی واحد وجہ صرف اور صرف زرین کا وہاں موجود ہونا تھا۔ خیام جیسے جنونی سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی، وہ بھی مجبور تھا۔ اس نے اپنے 5 بندے اندر مختلف ٹیبلز پر بھیج دیے، لیکن اسے خود باہر کالی شیشوں والی کار میں بیٹھنا پڑا، کیونکہ خیام اسے جانتا تھا، لیکن دور تو وہ بھی نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے کیفے کی پارکنگ میں کار کے اندر ہی بیٹھا رہا۔ اس کا رابطہ ندیم سے تھا۔ ان 5 کو پتہ تھا کہ کہنا کچھ نہیں، بس آنکھ رکھنی ہے۔ ایک سمارٹ سے لڑکے نے اس کے سامنے ہی بائک پارک کی، ہیلمٹ اتار کر بائک کے ہینڈل میں پھنسایا۔ اس نے ہیلمٹ کے نیچے بھی کالا ماسک ناک تک لگا رکھا تھا۔ نقاش پہچان تو گیا کہ یہ وہی لڑکا ہے، مکمل چہرہ پھر بھی نہیں دیکھ پایا۔ خیام اور زرین کی اس روز کی ملاقات قریب آدھے گھنٹے پر محیط رہی۔ زرین نے ہدایات کے مطابق رائڈ بک کروا کے وہاں سے جانا تھا۔ خیام جس وقت اپنی بائک پر وہاں سے رخصت ہوا، زرین رائڈ کار پر اپنے گھر روانہ ہوئی، تاکہ خیام کو کسی قسم کا کوئی شک نہ گزرے۔ انسان کو زندگی میں پریشانی، تکلیف، اداسی، خوشی وغیرہ سے روز کے حساب سے واسطہ پڑ جاتا ہے۔ حیرانی ایسی چیز ہے جو کسی بالکل ہی غیر متوقع موقع پر محسوس ہوتی ہے۔ حیرت عام معمول سے ہٹ کر کس چیز پر ہوتی ہے؟ نقاش اور زرین کی توقعات میں اگر 10 پوائنٹس بھی تھے کہ خیام سے زرین کی ملاقات کیسی ثابت ہوگی، تو کل ملا کر ان کے 20 پوائنٹس ایک جانب دھرے رہ گئے تھے۔ اور خیام، وہ جنونی، وہ دیوانہ شاعر خپتی، وہ آخر میں کہہ کر کیا گیا تھا؟ زرین اور نقاش بڑی دیر بحث کر لینے کے بعد بھی ہکا بکا تھے۔ زرین نے گھر پہنچ کر نقاش کو کال پر تفصیل بتائی۔ نقاش منہ کھولے دنگ بیٹھا رہ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، نقاش یہ جملہ کوئی 3 مرتبہ بول رہا تھا۔ میں بھی بالکل ایسی شاکڈ رہ گئی تھی نقاش۔ زرین اب تو ہنس رہی تھی، لیکن اس وقت کو یاد کرتی تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس نے خیام سے کہا تھا کہ میں آپ کے کہنے پر آج یہاں آ تو گئی ہوں، لیکن اسے پہلی اور آخری مرتبہ سمجھیے گا۔ میں معذرت چاہتی ہوں، میں فیوچر میں آپ سے کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں جوڑ سکتی۔ میری شادی کا فیصلہ میرا بھائی کرے گا، میری دوستی قبول نہیں ہے۔ خیام نے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتے سوال کیا، تو زرین نے گھبرا کر تھوک نکلا، سوری، لیکن آپ جانتے ہیں یہ زبردستی کے رشتے نہیں ہوتے۔ میں اگر کسی اور کو پسند کرتی ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور تم اس نقاش کو پسند کرتی ہو۔
وہ اب تک سنجیدہ صورت بنائے سوال کر رہا تھا۔ زرین نے اس وقت خود کو بہت مشکل میں گھرا پایا۔ وہ خیام سے پیچھا چھڑانے کے لیے کوئی بھی بہانہ گھڑ سکتی تھی، لیکن نقاش نے اسے سمجھایا تھا کہ جھوٹ بول کر وقتی طور پر تو پیچھا چھڑوایا جا سکتا ہے، لیکن بعد میں جب ہم شادی کریں گے تو پوری دنیا کو پتہ چل ہی جائے گا، تب خیام کو تمہارے دھوکے پر غصہ آئے گا، اور تمہاری یہ کوشش کہ گھٹ گھٹ کر جینے سے فیس کر لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے، وہ بالکل بیکار چلی جائے گی۔ اس لیے سچ بتانا پڑ جائے تو پرواہ مت کرنا۔ خیام، میں آپ کا دل نہیں توڑنا چاہتی، لیکن دیکھیں انسان کی ہر خواہش پوری ہو جائے یہ ضروری تو نہیں ہوتا، اور زور زبردستی کر کے انسان صرف جسم حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، دل نہیں خریدا جا سکتا۔ تو مطلب تم مجھے اپنی زندگی سے نکل جانے کو کہہ رہی ہو؟ خیام اسے پھولے نتنوں سے دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، زرین کی آواز اٹک رہی تھی۔ یہ بہت مشکل ہے زرین، اتنا مشکل کہ تم اسے تقریباً ناممکن کہہ سکتی ہو، کیونکہ مجھے محبت تو ہے ہی، اب عادت بھی ہو چکی ہے اس محبت کے ساتھ جینے کی، اور محبت چھوڑنا شاید آسان ہوتا ہو، لیکن عادتیں ترک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس نے گلا کھنکار کر کہنا شروع کیا اور زرین اسے بغور سننے لگی۔ لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ زور زبردستی حاصل کرنے کی کوشش کی تو تم سے زیادہ تکلیف مجھے ہوگی، کیونکہ مجھے صرف زرین نہیں، اس کی محبت بھی چاہیے، اور مکمل حصول کا خواب تم خود چکنا چور کر رہی ہو۔ انصاف سے بتاؤ، میرے حصے میں آیا کیا؟ تم اور نقاش ہنسی خوشی ایک ہو جاؤ، اور میں ہمیشہ کے لیے قربانی دے کر ٹھوکریں کھاتا رہوں، کیا صرف اس لیے کہ میں نے تم سے محبت کی ہے؟ اور اب محبت میں ناکامی کا وار بھی میں سہوں، تمہاری اور نقاش کی محبت کو کامیاب کرنے کی خاطر اس راہ سے بھی میں ہٹ جاؤں، اور ساری عمر دوری کے درد کی سزا بھی میں جھیلوں؟ میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ اور کیا مطلب ہے؟ وہ غصے سے دبا دبا سے چلاتے ہوئے آگے کو ہوا۔ آس پاس والوں کی وجہ سے وہ بڑی مشکل سے کنٹرول کر رہا تھا، جبکہ اس کا شدت جذبات سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر زرین بھی ڈر کر پیچھے کو ہوئی۔ گنو میرے نقصان ابھی انگلیوں پر۔ اس نے ابرو تیکھے کرتے اس کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا۔ ناکامی میرے حصے میں، جدائی میرے حصے میں، قربانی میرے حصے میں، سزا میرے لیے، درد صرف میرے لیے، اور تم؟ اس نے زرین کو گھورا۔ دولت مند، ہینڈسم، محبت کرنے والے شوہر کی سنگت میں زندگی بھر کا سکھ، میں کیا کروں؟ مجھے، وہ آہستہ سے منمنانے لگی۔ جب خیام کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو زرین کو سماعت پر دھوکہ گزرا۔ 5 کروڑ؟ جی؟ وہ کچھ دیر بعد بڑی مشکل سے یہی کہہ پائی۔ 5 کروڑ دلوا دو، میں یہ شہر کیا، یہ ملک بھی چھوڑ جاؤں گا، اور تم سے دوری کا درد سہنا صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب میں اپنوں کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں دور ہی چلا جاؤں۔ سامنے رہا تو کہیں ایسا نہ ہو تم دونوں کو خوش دیکھ کر میری برداشت جواب ہی دے جائے، اور پھر؟ لیکن 5 کروڑ؟ زرین کو سن کر غش آ رہے تھے۔ تم سے تھوڑی مانگ رہا ہوں، کہو نا اپنے امیر عاشق سے، حاصل کرنے کا شوق ہے تو کچھ پریشر بھی اٹھائے۔ اور سچ کہہ رہا ہوں زرین، وہ سرگوشی میں کہتے چہرہ اس کے قریب لایا، بنا محنت کیے تم اسے مل گئی نا، تو یاد رکھو قدر ودر کوئی نہیں ہوگی۔ لیکن خیام، بس ہو گئی بات۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ قیمت منظور ہے تو میسج کر کے بتا دینا، نہ منظور ہو تب بھی پرواہ نہیں۔ خیام اپنے شوق، اپنی عادات ترک کرنا ویسے بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ کہہ کر مزید رکا نہیں اور بائک کی چابی ہاتھ میں لیتے باہر نکل گیا۔ اوف! زرین نے ہاتھ پیشانی پہ مارا۔ نقاش، وہ بندہ ناقابل برداشت ہے، اور آپ اس کی چھوٹی سوچ کا اندازہ لگائیں۔ ڈائیلاگ دیکھیں ذرا اس کے، شاعروں ادیبوں کو مات دینے والے، اور اصلیت یہ۔ لیکن میں بہت خوش ہوں۔ نقاش کا لہجہ اطمینان سے پر تھا۔ زرین بری طرح چونکی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عجیب ہیں آپ، میں تو اس سے مل کر سخت پچھتا رہی ہوں، اور میں شکر ادا کر رہا ہوں تمہاری بات مان لی تھی۔ اب سنو، تم اس سے کہہ دو کہ نقاش کو تمہاری شرط منظور ہے، بس اپنی زبان کا پاس رکھے اور کبھی ہماری زندگی میں لوٹ کر نہ آئے، ورنہ اگلی مرتبہ کسی اور طرح پیش آیا جائے گا۔ لیکن نقاش، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی قیمت ہے۔ تمہارے مقابلے میں کوئی بڑی قیمت نہیں، تم بس اس کو فائنل جواب لکھ دو۔ نقاش نے بھی بات ختم کر کے کال کاٹ دی، اور زرین نے ٹھیک تھک کر ہاتھ گود میں گرائے۔ چند ہی دنوں میں زندگی نے کیسے عجیب و غریب رنگ بدلے تھے، اسے تو سوچ بچار کا وقت بھی بہت ہی کم مل پایا تھا۔ خیام کا چیپٹر کلوز ہوا تو لگا جیسے زندگی میں ایک سکون، ایک ٹھہراؤ سا آ گیا۔ نقاش اور زرین نے طے کیا تھا کہ نقاش اس کے گھر والوں سے اس کا رشتہ مانگے گا، اور اس کے بعد بنا کسی منگنی وغیرہ کی رسم میں پڑے ڈائریکٹ شادی کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے گی۔ زرین نے یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ وہ اپنی جاب چھوڑ دے گی۔ نقاش تو پہلے اس کے حق میں نہیں تھا۔ زرین کا اپنی خوشی اور مرضی سے فیصلہ کرنا اس کے لیے خوش آئند تھا، لیکن اس نے جب آفس میں اپنے سر سے ریزائن کی بات کی
तो सर सुहेल ने इससे सिर्फ एक फेवर मांगी। हैदराबाद की एक बड़ी फैमिली ने शादी का एक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करवाया था। सर सुहेल चाहते थे इसकी सुपरविज़न ज़रीन करे। ज़रीन ने जब नक्काश को ये बात बताई तो वो ज़रीन की खुशी की खातिर रजामंद हो गया। ज़रीन ने बताया था कि बस 3 ही दिन की तो बात है, इसके बाद वो इस जॉब से मुकम्मल आज़ाद हो जाएगी। नक्काश ने हामी भर ली और ज़रीन अपनी ऑफिस टीम के साथ हैदराबाद चली गई। नक्काश का इससे बस चंद रोज़ ही राब्ता रहा जब वो सफ़र में थी। इसके बाद मैसेज मौसूल हुआ कि यहाँ सिग्नल्स का प्रॉब्लम है। नक्काश अभी इसकी जानिब से राब्ते का मुंतज़िर था। ज़ाहिर है सिग्नल्स ना होने का मसला तो अब बना। इसके वापस आए बग़ैर हल तो नहीं हो सकता था। पता नहीं कैसे बड़े लोग थे, शादी का इवेंट तो इतने एहतमाम से अरेंज करवा रहे थे, नेटवर्क का ये हाल था। नक्काश ने 2-3 दिन बड़ी बेचैनी में काटे, लेकिन 3 से 4 हत्ता के 5 दिन भी गुजर गए तो इसे परेशानी ने घेर लिया। इसके पास तो ज़रीन के किसी कुलीग का नंबर भी नहीं था। वो ऑफिस से निकल कर ज़रीन के दफ्तर की इमारत के नीचे पहुंच गया। सुहेल कुरैशी ने एक बार इसका इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, लेकिन वो इसका नंबर महफूज नहीं कर पाया था, इसलिए ख़ुद आना पड़ा। सोचा कोई ना कोई तो ज़रूर ऑफिस में मौजूद होगा, लेकिन कोई कहाँ, वहाँ तो पूरा अमला मौजूद था। सुहेल सर इसे पहचान कर बड़ी खुश अखलाक़ी से मिले। सोबिया अम्मारा इसे जानती थी, वो भी हाय हेलो करके गई। नक्काश हैरान था कि तमाम लोग अगर मौजूद हैं तो वो किसके साथ हैदराबाद गई थी। इसने फिर भी बहुत संभल कर आगाज़ लिया। मुझे एक्चुअली मिस ज़रीन से कुछ काम था। मेरे एक फ्रेंड इन्हें हायर करना चाहते थे, लेकिन मेरे पास उनका नंबर नहीं। सोचा खुद चला जाऊं। ओह ज़रीन, सुहेल लब भींच कर बेबसी से मुस्कुरा दिए। वो तो ऑफिस छोड़कर जा चुकी हैं, अभी 5 दिन पहले उन्होंने रिज़ाइन किया है। रिज़ाइन? नक्काश की हैरत से चीख निकल गई। मैंने तो सुना था वो हैदराबाद कोई इवेंट करने गई हैं ऑफिस वालों के साथ। हैदराबाद? सुहेल ने हंसकर दोहराया। नहीं नहीं, कोई गलत फहमी है शायद। कोई भी हैदराबाद नहीं गया और मिस ज़रीन ने इस्तीफ़ा दे दिया था। वो पंजाब शिफ्ट हो गई हैं। हाँ, शायद लाहौर। नक्काश मरे मरे कदमों से नीचे आया तो फुटपाथ भी चक्कर खाता दिखाई दे रहा था उसे। इसने गाड़ी फ़ौरन ज़रीन के घर की तरफ भगाई। थोड़ी तलाश बिस्यार के बाद इसे ज़रीन के भाई जावेद का घर मिल गया। दरवाज़े पर इसकी भाभी आई। आप कौन? ज़रीन से मुताल्लिक़ इस्तफ़सार पर भाभी ने उल्टा सवाल कर दिया। वो असल में उनके ऑफिस से पता चला उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन हमारे पास उनके लिए एक बेहतरीन जॉब थी। अगर वो ख़ुद मिल जाएं तो? कैसे मिलेंगी खुद? भाभी ने तंज़िया लहजे में मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। वो तो अपनी किसी नई जॉब का बंदोबस्त करके रवाना भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ गई? नक्काश का दिल धड़का। लाहौर चली गई। भाभी ने इसे मज़ीद ना सुनने का अहद करते दरवाज़ा ही बंद कर दिया। नक्काश के लिए सब बहुत गैर मामूली, बहुत गैर यकीनी था। कार में बैठकर इसने यूं ही व्हाट्सएप ऑन किया। बड़े बेचैन हो? किसी की तलाश में? हाँ, एक नए नंबर से मैसेज आया हुआ था। इसने भेजने वाले का नाम देखना चाहा पर कुछ हाथ नहीं आया। जल्दी से टाइप किया। कौन? आप कौन हैं और ज़रीन कहाँ है? प्लीज़ कुछ बताइए। वो बेताबी से बस लिखे ही गया। अब इसे जनूनी पर शक हो रहा था। रकम भी ऐंठ ली और इसकी ज़रीन भी किसी ख़तरे का शिकार हो चुकी है। जिसे ढूंढ रहे हो वो चंपत हो चुकी। मैंने सोचा तुम्हारे दिल में तरह तरह के वहम उठ रहे होंगे। बता दूं कि तलाश बेकार है। मैंने कहा था नक्काश, परफेक्ट की तलाश तुम्हें एक दिन बर्बाद करेगी। वट? नक्काश ने इस आखिरी लाइन को 3-4 मरतबा पढ़ा। ये लाइन बहुत जानी पहचानी थी। इसे बार बार पढ़ने से सब याद आ गया। मारिया उमर। इसने फ़ौरन लिखा। नाम याद रखने का शुक्रिया। बाकी आगे के लिए तो 1000% पुर यकीन हो कि इनाम तुम्हें भूलेगा नहीं। कहकहा लगाया गया और नक्काश सवाल पे सवाल पूछता रह गया। उसका नंबर शायद ब्लॉक कर दिया गया था हमेशा के लिए। नक्काश की ज़िंदगी में वो तीसरी मंगेतर के तौर पर आई तो इसे बाकी 2 की निस्बत खूब पजीराई मिली, क्योंकि इससे पहले जो 2 लड़कियां नक्काश की लाइफ में आईं उनका ताल्लुक मिडिल क्लास से था और उन दोनों को लालची होने की सज़ा मिली थी, जबकि मारिया हाई क्लास से ताल्लुक़ रखती थी। इसका अपना मेयार ज़िंदगी किसी तौर नक्काश से कम ना था। मारिया को पसंद तो नक्काश की वालदा ने किया था, लेकिन मंगनी के बाद दोनों के दरमियान मोहब्बत के जज्बात भी पैदा हो गए। वो खुश थी कि नक्काश की मोहब्बत, इसके घर, इसके वक्त पर इसका पूरा पूरा हक था। फिर एक दिन ये वक्त ही इसका दुश्मन बन गया। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि नक्काश का इसे ज़्यादा वक्त और तवज्जो देना किसी ख़ास मकसद के लिए था। वो तो पिछले 2 तजुर्बा के बाद सिर्फ़ और सिर्फ इसे चेक कर रहा था। इसे मारिया की आदत का जायज़ा लेना था। मारिया एक बात कभी जान नहीं पाई कि नक्काश को मंगनियों के टूटने ने साइको बनाया था। ये इसके साइको होने की वजह से इसकी मंगनियाँ टूट जाती थीं। वजह बहरहाल जो भी थी, पर नक्काश ने इसे बहुत मामूली से बहस के नतीजे में ये कहकर छोड़ दिया था।
کہ منگنی کا وقت دیا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھ لیا جائے، اور اس کے بعد اگر لگے کہ ساتھ مزید نہیں چل سکتا تو زبردستی کھینچنے کے بجائے وہیں راستے جدا کر لینے چاہیے، کیونکہ منگنی ٹوٹنا بہرحال شادی ٹوٹنے سے کم تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ایسا مت کرو نقاش، یہ فیصلے اتنی جلدی کرنے کے نہیں ہوتے، تم پچھتاؤ گے۔ اور آنٹی کیا سوچیں گی، میرے گھر والے، پھر میں؟ مجھے تو اس رشتے سے کوئی پرابلم بھی نہیں، انفیکٹ میں تو بہت خوش ہوں، اور نقاش میں یہ کیسے برداشت کروں گی؟ میں نے تو تمہارے بغیر آنے والی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں نقاش، میں تم سے کیسے دور چلی جاؤں؟ تم نے کہا تھا یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا کیونکہ ہم ایک ہی ماحول میں رہتے ہیں، ہم میں کوئی ڈفرینسز نہیں ہیں۔ وہ ہذیانی انداز میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ ماریا پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ڈفرینسز ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ اگر شادی ہو جائے تو مجھ سے زیادہ تم پرابلم میں آ جاؤ گی۔ کچھ دن کے اس درد کو برداشت کر لو، دیکھنا چند ہی دنوں میں سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ لیکن پہلے جیسا تو کیا ہوتا، منگنی ٹوٹ گئی اور ماریا شدید بیمار ہو کر لندن چلی گئی۔ وہاں اس کی خالہ رہتی تھی، انہوں نے جگہ ماحول کی تبدیلی علاج کے لیے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ ان کی ایک ہی چھوٹی بچی تھی، وہ خود بھی بہت اکیلا پن محسوس کرتی تھی اور ماریا کو ہرگز واپس جانے نہ دینا چاہتی تھی۔ ماریا کے والدین یوں بھی دنیا سے گزر چکے تھے۔ پاکستان میں 2 بھائی تھے جو اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے تھے۔ کچھ ہی عرصے میں وہ بہتری کی طرف مائل ہونے لگی، لیکن جو چوٹ اسے نقاش کی وجہ سے پہنچ چکی تھی، اسے بھلانا اتنا آسان نہیں تھا۔ نقاش کی چوتھی منگنی کی خبر بھی اسے لندن میں ملی۔ بے ساختہ اس نے بد دعا کی تھی کہ اس کی منگنی بھی ایسی برے انجام سے دوچار ہو، اور اس کی نوبت تو بھی بعد میں آنی تھی کہ اس سے پہلے ہی ایک کزن کی شادی میں شرکت کے لیے اسے پاکستان واپس آنا پڑا۔ اس پر گزرے حادثے کو 1 سال گزر چکا تھا۔ کزن کی شادی میں اس کی ملاقات اپنی پرانی کلاس فیلو زرین سے ہوئی۔ وہی شادی کی آرگنائزر تھی۔ دونوں نے دیر تک اکٹھے وقت گزارا، دونوں نے اپنے اپنے حالات ایک دوسرے سے شیئر کیے۔ اپنے مقصد کے لیے اس کا زرین کو چننا چند وجوہات کی بنا پر تھا۔ نقاش سے انتقام لینے کی باتیں تو کافی عرصے سے سوچ رہی تھی، لیکن کوئی واضح پلان اس کے ذہن میں اب تک نہ آیا تھا۔ البتہ زرین سے ملاقات کے بعد خود اس پر بھی بہت کچھ واضح ہونے لگا۔ زرین کا پہلا پلس پوائنٹ یہ تھا کہ وہ بے حد حسین تھی۔ دوسرے، وہ اپنے حالات سے بری طرح تنگ تھی۔ سوتیلے بھائی اور بھابھی سے جان چھڑوا کر اپنا ماحول بدلنے کے لیے ایک عرصے سے کوشاں تھی۔ اس کا ایک دوست تھا ساحل، جو کسی پرائیویٹ کمپنی میں جاب کر رہا تھا اور ملک سے باہر جانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ دونوں مل کر پائی جوڑ رہے تھے تاکہ کسی طرح ایک بار باہر چلے جائیں۔ ماریا نے اس کا رابطہ نمبر اپنے پاس رکھ لیا۔ اسے بس اپنا پلان ترتیب دینے میں چند دن لگے۔ پھر اس نے زرین کے ساتھ اپنی دوسری میٹنگ میں اپنا آئیڈیا ڈسکس کر دیا۔ میں یہ نہیں کہتی زرین کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں ہمیں اس میں بالکل وہی نتائج حاصل ہوں گے۔ ہو سکتا ہے نقاش کی تم میں کوئی دلچسپی نہ ہو، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ تم نے اس کی زندگی میں اتفاقاً ایسے آنا ہے، اسے کسی موڑ پر ایسا نہیں لگے گا کہ یہ لڑکی اس سے کوئی مفاد حاصل کرنا چاہتی ہے، بلکہ ماحول ایسا بنانا ہے کہ وہی پہل کرنے پر مجبور ہو۔ اول تو مجھے یقین ہے یہ پلان کام کرے گا، اگر نہیں کرے گا تب بھی تمہاری ایفرٹ کے 5 لاکھ تمہیں میں دوں گی، وہ تمہارے کام کا معاوضہ ہوگا۔ اگر تم کامیاب ہو گئیں تو خیام والے ڈرامے کی بدولت تمہارے ہاتھ کروڑوں لگیں گے، پھر تمہیں اور ساحل کو 3-4 دنوں کے اندر باہر بھیجوانا میرا کام ہے۔ لیکن خیام، وہ کون ہوگا؟ زرین کو اس سارے کھیل میں صرف یہی مدعا کچھ کھٹک رہا تھا۔ ماریا نے مسکرا کر کہا تو زرین کا منہ کھل گیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ماریا نے کہا لگایا، تمہیں وہ تمام فیک میسیجز بھیجنا میرا کام ہے، لیکن آخر میں اگر واقعی رقم مانگنے کا موقع آ گیا جب خیام ملنے کا کہے گا اور اس کا بائک پہ آ کے ٹکرانا، وہ تو ساحل کو کرنا پڑے گا۔ دیکھو، جب تک وہ 1-2 مرتبہ سامنے آ کر ٹکرائے گا تب تو ہیلمٹ میں ہوگا۔ آخری بار جب کیفے آئے تب ماسک لگا لے اور لگائے ہی رکھے، زیادہ سے زیادہ آنکھیں بال سمجھ میں آئیں گے، مکمل شناخت تب بھی ممکن نہیں، اور اس کے لیے تمہیں ساحل کو کنونس کرنا ہوگا۔ دیکھو، اگر واقعی حالات اس کلائمیکس تک پہنچ گئے جو ہم نے سوچا ہوا ہے تب تو بہت آسانی سے یہ کام کر سکتا ہے۔ رقم ہاتھ آتے ہی تم دونوں نے باہر نکل جانا ہے 3 دنوں کے اندر۔ تمہارا مقصد صرف اس سے بدلہ لینا ہے۔ زرین کو تجسس ہوا۔ بدلہ نہیں، چوٹ۔ ماریا نے ایک گہرا سانس لیتے چوٹ پر زور دیا۔ بدلہ بھی مجھے وہ سکون نہیں پہنچا سکتا زرین جو نقاش کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر مجھے ملے گا۔ اوکے، میں ساحل سے بات کر کے تمہیں کل ہی اپنا جواب بتا دوں گی۔ بس ایک بات یاد رہے زرین۔ ماریا کی سنجیدہ آواز نے زرین کے قدم روکے۔ وہ جاتے جاتے پلٹی۔ ایکٹنگ کو ایکٹنگ ہی رہنے دینا۔ نقاش کی محبت میں نہ تو دل بے قابو ہو، نہ اس کی عمارت تمہارے دماغ کو گمراہ کر پائے۔
अगर ऐसा हुआ तो याद रखो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। डोंट वरी, दिल की हद तक गारंटी देने को तैयार हूँ, और चूँकि तुम मेरे और साहिल के रिश्ते को नहीं जानती इसलिए कह सकती हो। बाकी दिमाग की तशफ़ी के लिए 5 करोड़ बहुत ज़्यादा हैं, इससे ज़्यादा का लालच मुझे डुबो सकता है। और बेफिक्र रहो, मेरी ज़रूरत इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ पैसा है। नक्काश के हिस्से में फ़कत चोट ही आएगी, क्योंकि यही हमारी डील है और मैं डील में हेरा फेरी नहीं करती। बड़ी खूबसूरत पुरएतमाद मुस्कुराहट लिए मारिया को यकीन दिला रही थी, और मारिया के अंदर सुकून उतरता ही जा रहा था। लंदन में इस वक्त सुबह के 10 बजे थे। वो कोलंबिया रोड का खूबसूरत पाकिस्तानी कैफेटेरिया था। गिलास डोर खुलने पर मारिया ने दूर से इसे हाथ हिलाया तो मुस्कुराती इसके नज़दीक आ गई। वाओ, लुक्स पर ज़रा सी तवज्जो देने से इंसान क्या से क्या बन जाता है। यू आर लुकिंग गॉर्जियस ज़रीन। चॉकलेट ब्राउन लॉन्ग कोट के अंदर इसने फ़िरोज़ी रंग की चुस्त शर्ट पहन रखी थी। खुले बाल शोल्डर से हल्के करली किए हुए थे। नहायत नफीस ब्राउन मेकअप। नक्काश तुम्हें इस गेटअप में देख लेता तो इसकी हसरत भरी आखिरी साबित होती। मारिया हंसी तो ज़रीन बुरी तरह झींप गई। चुप बेशरम, मेरे मियाँ ने सुन लिया तो जान निकाल लेगा मेरी। इसने मुझे कहा है आइंदा हमारे बीच नक्काश का टॉपिक ना आए। बात तो सही है, वो है कहाँ? सो रहा था, कहता इतनी ठंड में हिम्मत नहीं है। और मारिया, आज हमारा होटल में आखिरी दिन है ना? हाँ यार, फ्लैट की बात हो गई है, थोड़ा सिटी से हट कर है, कीमत मुनासिब है वहाँ। फ़िलहाल अपनी रकम बचा कर इस्तेमाल करो। उम्मीद है जल्द काम मिल जाएगा, बस फिर तो ऐश ही ऐश है। थैंक्स मारिया, मैंने इतनी जल्दी अपना मकसद हासिल होने का बिल्कुल भी नहीं सोचा था। हाँ, और फ़िलहाल तुम यहाँ से वापसी का बिल्कुल मत सोचना। बिल्कुल नहीं, मैं अपने साहिल के साथ इस वक्त अपने ड्रीम लैंड में हूँ। यहाँ से वापस जाने का दिल भी किसका चाहेगा। वो बड़ी शर्माई सी हंसी लिए साहिल का जिक्र कर रही थी। दोनों की शादी लंदन रवानगी से महज एक दिन पहले वहीं कराची में हुई थी। भैया भाभी से कोई राब्ता? नक्काश आया था? मारिया को अचानक से हाँ याद आया। ज़रीन जवाबन हंस पड़ी। हाँ, तवक्को के ऐन मुताबिक वो पहले ऑफ़िस गया और वहाँ से घर। ऑफ़िस वालों ने तो जाहिर है कि इस्तीफ़े का ही बताना था, कि इसके अलावा इनको कुछ मालूम ही नहीं। भाभी ने अलबत्ता वही कहा जो हम समझा कर आए थे। वैसे कमाल है, तुम्हारे भैया भाभी भी सिर्फ 10 लाख के एवज़ बिक गए। ऐसे वैसे ज़रीन ने कहकहा लगाया। साहिल ने भाई से ये कहकर शादी की बात की कि मैंने बाहर जाने के लिए 25 लाख जोड़े हैं, लेकिन अब मुझे अर्जेंट जाना है और मैं ज़रीन के साथ जाना चाहता हूँ, तो 10 लाख आप मुझसे ले लें, इस मेहरबानी के मैं 15 में गुजारा कर लूँगा। भैया ने तो सोचने का भी वक्त नहीं लिया और फ़ौरन हामी भर ली, क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि ज़रीन अब 5 करोड़ की मालकन है, वरना ऐसी सोने की चिड़िया भला कहाँ उड़ने दे सकते थे। हाँ, और अब हम ये कह सकते हैं कि कुल मिला के कोई भी सौदे में नुकसान में नहीं रहा। ज़रीन को बात बेबात हंसी आ रही थी, सिवाय नक्काश के। मारिया ने जैसे याद दिलाया। नहीं, ज़रीन ने सर नफ़ी में हिलाया और अपनी चमकती हुई आंखों से मुस्कुराकर मारिया को देखा। यहाँ मैं एग्री नहीं करती। पैसे का नुकसान अपनी जगह, लेकिन जो सबक इस बिगड़े नवाब को अब मिला है, ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी होगा। हाँ, मारिया ने तायद में अबरू उठाए। संभलने के लिए ठोकर तो खानी ही पड़ती है, और ये ठोकर एक अड़ियल गधे को इंसान बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी थी। कुछ ही दिनों में जो अगली ख़बर किसी अखबार में शाया होगी वो ये होगी कि नक्काश हैदर ने फ़लाँ लड़की से शादी कर ली। जो काम इसकी वालदा मोहतरमा अब तक न करवा सकी, हमारे तवस्सुत से जल्दी अंजाम भी पा जाएगा। ज़रीन ने ताली के अंदाज में हथेली सामने फैलाई और मारिया ने कहकहा लगाकर इस पर ताली बजा दी। ये खूबसूरत सी कहानी अपने इख्तिताम को पहुँची। अल्लाह हाफ़िज़।